हक और सच की आवाज को जुल्म से दबाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारे हुक्मरानों को यह बात कौन समझाए जिनके लिए सच बोलना ही जुर्म है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं कर रहा कि इमरान रियाज साहब को कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। छोटी सी आल्टो कार थी जिसको उनको जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की है, तो किया गया। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। क्या हमने 2004 से 2008 तक नहीं चलाया था पाकिस्तान को? उस वक्त तो हम IMF में तो नहीं थे। अगर आप मेंटोरिंग और कोच को देखें तो वो यहाँ भी उस लेवल का ही है। पेट्रोल की टेंशन ना ले कि वो टेंशन एमओ ने दूर कर दी है। वैसे पेट्रोल वैसे बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। और इसी उम्मीद के साथ आज शो का आगाज करूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज हमारे साथ हैं मोहम्मद कामरान। थैंक यू वेरी मच। सर्दी जो है ना कराची में, मुझे या लग रहा है कि कम हो गई है या फिर आपको भी ऐसे लग रहा है कि कम हो गई है। हाँ मुझे लग रहा है शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है रात से, लेकिन कल रात और इससे पहले की रात भी कुछ ऐसी गुजरी है कि कराची के अंदर सर्दियां जाती हुई नजर आ रही है। मुझे जाती हुई आ रही है, कह सकते हैं कि चली गई हैं, क्योंकि कामरान आप देखें कराची में सर्दियां आती ही बहुत चंद दिनों के लिए, कहते हैं ना चंद दिनों की मेहमान है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा सर्दी है। वैसे मुझे लगता है कि बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी, तो उसी में हम लोग खुश हो गए थे। हमने एंजॉय कर ली कॉफी रात में, पीनट्स, और उसके साथ हमने जो सूप्स वगैरह गरम गरम कपड़े हमने तभी एंजॉय कर लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, तलहा कह रही हूँ मैं दोबारा से, कामरान हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रात में जब मैं रात को सोया मैं नहीं सही था और सोया मैं नहीं हूँ और इस वक्त आप जो है ना गड़बड़ा रही हैं। मैं गड़बड़ा नहीं रही, आदत से मजबूर। वो कहते हैं ना कि आपके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली निकलते हैं, तो वही वाला हाल है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी कि जब मैं रात में सोई तो हर चीज सुकून में थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन सुबह उठी और मैंने हेडलाइंस देखी, आई वाज शॉक्ड कि किस तरह से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, और उसके बाद शेख हसीन साहब की गिरफ्तारी सामने आई। हुकूमत चाह क्या रही है समझ में नहीं आ रहा कामरान। बिल्कुल ऐसा ही है, हक और सच की आवाज को जुल्म से दबाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारे हुक्मरानों को यह बात कौन समझाए जिनके लिए सच बोलना ही जुर्म है। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, उनको गुज़श्ता रोज जिस तरह FIA की जानिब से उठाया गया है, FIA की यह कार्रवाई गजब से ज्यादा अजब थी, क्योंकि FIA ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब तक हिरासत में लेने के बाद वो सोच रहे हैं कि इन पे क्या केस बनाया जाए, क्या केस डाला जाए। वैसे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ये तमाम तर कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां हैं, जिस पर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे आगे चल के अपने शो में। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबसे पहले आपको बताएं कि गजब FIA की अजब कार्रवाई है। बोल न्यूज के सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान को हिरासत में ले लिया गया है, इल्जामात बाद में लगाए जाएंगे। सहाफती बरादरी सरापा एहतजाज है, सोशल मीडिया पर भी निडर सहाफी के हक में लोग बोल पड़े हैं। आलमी मालियाती इदारे की कड़ी तरीन शराइत, हुकूमत 200 अरब के टैक्सेस बढ़ाने पर रजामंद। IMF 600 से 800 अरब रुपए तक के टैक्स लगाने पर बज़िद। हतमी फैसला जो भी हो, बोझ आवाम को ही उठाना पड़ेगा। खराब माशी हालात से निमटने की उम्मीद, कराची बड़ा किरदार अदा कर सकता है, बस हुकूमत की जरा सी तवज्जो की जरूरत है। वो कौन सी रुकावटें हैं जो कराची के सिलिकॉन वैली बनने के दरमियान हाइल हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मां का फर्ज और शौक का कर्ज एक साथ चुकाया, बहरीन में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत के दिखाया। 4 बच्चों की वालिदा ज़ैनब खान ने कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिखाया। हीरो पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी आपने जानी बड़ी खबर, लेकिन ये वाकई एक बड़ी खबर है कि कामरान 4 बच्चों की वालिदा और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता एक चैंपियनशिप में जो उनकी हुई थी। लेकिन इससे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने आखिर ये किया कैसे। कहते हैं ना कि 4 बच्चों के बाद तो आपकी हालत आधी हो जाती है, बच्चे के बाद स्ट्रेंथ ही नहीं रहती आप में, बच्चों के बाद टाइम ही नहीं मिलता, तो प्रैक्टिस कैसे की? छोड़े मर्दों के साथ जो कुछ हालात हो जाते हैं पहले बच्चे के बाद, इवन लाइक ट्रेंड्स की बात करें अगर, तो टॉप ट्रेंड्स में आज इमरान रियाज खान जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से
गिरफ्तार किया गया है और सच दिखाने और बोलने पर इमरान रियाज को फिर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर की सहाफती बरादरी सरापा एहतजाज है और सोशल मीडिया सारफीन ने भी हुकूमत से सीनियर सहाफी की रिहाई का मुतालबा किया है और आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ें तो टॉप ट्रेंड पे जो अगले ट्रेंड में शामिल हैं वो है शेख रशीद साहब। शेख रशीद की गिरफ्तारी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में शामिल हो गई है और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। ट्रेंड में अब तक 10,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं और इमरान खान के कत्ल की साजिश में आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज जुडिशल अदालत में पेश किया जाएगा और इसी वजह से, इनकी गिरफ्तारी की वजह से शेख रशीद साहब भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। ये तो सब चल रहा है कामरान, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हम कि जिस तरह से सच और हक की आवाज़ दबाया जा रहा है। शहबाज सरकार हकीकी सहाफ़ी बरादरी पे जो है वो एक तनकीद का या गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी कर दिया। उन्होंने इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया है रात गए सियासतदान, तो सियासतदान सहाफ़ी भी अब जो है वो ज़ेर अताब हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफती हल्के सरापा एहतजाज बन गए हैं और ट्विटर पर भी इमरान रियाज जो हैं वो उनकी रिहाई के लिए टॉप 10 में वो शामिल हैं और काफ़ी गर्दिश भी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? FIA दफ्तर के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। खुर्रम, बताइएगा इस वक्त करंट स्टेटस क्या है? क्या FIA ने बता दिया है कि गिरफ्तारी उनकी डाल दी है या फिर अभी तक तहवील में रखा गया है और क्या बताया गया है? गिरफ्तार क्यों किया गया उन्हें? हाँ जी बिल्कुल कामरान, रात के लाहौर एयरपोर्ट पर FIA साइबर क्राइम की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए इमरान रियाज खान जो सीनियर एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ के, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया। पहले उनको हिरासत में लिया, उनके मोबाइल तवील में लिए और उसके बाद आपको बताएं कि अकबी रास्ते से, अकबी दरवाजे से जो है वो रवाना हुए और हमने उनका ताक़ुब किया और हम फौरी तौर पर जो है साइबर क्राइम ऑफिस गुलबर्ग में पहुँचे तो इमरान रियाज खान साहब को जो है ये अंदर ले जा चुके थे। हमने कोशिश की मिलने की और जानने की कि गिरफ्तारी जो है वो क्यों अमल में लाई गई है, तो FIA काम की जानिब से इस चीज़ पर कोई जो है वो नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार जो है वो किया गया है। यकीनन बेबुनियाद सी गिरफ्तारी है और अभी इमरान रियाज खान को विचार चल रहा है खुर्रम कि क्या इल्जाम आयद किया जाए इमरान रियाज पर, क्योंकि कोई केस बन नहीं रहा ऐसा लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल वर्दा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि इमरान रियाज खान ना डर और बेबाक सहाफ़ी हैं, हक़ और सच के लिए जो है वो डटे रहते हैं, तो उन पर बेबुनियाद सा कोई मुकदमा बनाने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद रही और शदीद नारेबाजी की गई। FIA दफ्तर के बाहर सहाफ़ियों की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा था कि फिलफौर रिहा किया जाए इमरान रियाज खान को, और जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 नवंबर को इमरान रियाज खान पर एक मुकदमा जो है FIA साइबर क्राइम ने दर्ज कर रखा है, जो 3 नवंबर को दर्ज हुआ था और इनके कोई वीलॉगर है जिसने अपने वीलॉग में जो है इनके जो है ट्वीट का जो है वो जिक्र किया था, जिसके वजह से जो है इनको गिरफ्तार किया। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि इमरान खान रियाज को जो है इन्होंने अपनी तहवील में रखा हुआ है और अभी कुछ भी जो है वो बताने से कासिर हैं कि इमरान रियाज खान को जो है खुर्रम आगे प्रोसेस क्या होता है? अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं, अगर कोई भी शख्स गिरफ्तार होता है और FIA उसे अपनी तहवील में लेती है और गिरफ्तारी डालती है, तो उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है? अच्छा बिल्कुल कामरान, FIA की गिरफ्तारी के बाद अदालत के रूबरू जो है वो पेश करना होता है इन्होंने मुलज़म को, लेकिन क्योंकि अदालतें जो हैं वो खुल चुकी हैं और यहाँ से अदालत तकरीबन 8 बजे का वक्त होता है, लेकिन अब जिस तरह 9:30 का वक्त होने वाला है और अभी तक कोई इमरान रियाज खान को जो है वो पेश नहीं किया जा रहा, यकीनन ऐसा लग रहा है कि अभी कोई मुकदमा जो है वो तैयार किया जा रहा है। उस मुकदमे में जो है खुर्रम मलिक हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PFUJ के सदर भट्ट साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अफजल साहब ये बताइएगा कि आखिर हो क्या रहा है, हुकूमत चाह क्या रही है? कोई केस सामने नहीं आ रहा है, कोई अभी ऐसी कुछ केस बन नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हिरासत में ले लिया गया है FIA की जानिब से इमरान रियाज खान को कि सिर्फ हक और सच की आवाज बुलंद करने की ये सजा मिल रही है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि क्या केस बनाया जाए इनके ऊपर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी तक हम समझते हैं कि FIA की गैर कानूनी हिरासत में इमरान रियाज को रखा गया है, क्योंकि जो प्रोसीजर है कि अगर FIA को कोई रिपोर्ट मौसूल होती है किसी भी पाकिस्तान के शहरी के खिलाफ, का वो जर्नलिस्ट हो या नॉन जर्नलिस्ट हो,
तो पहले उसको नोटिस देकर सफाई का मौका दिया जाता है, फिर दूसरा नोटिस दिया जाता है, फिर तीसरा नोटिस दिया जाता है, और फिर उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में चेंज करने के बाद फिर आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो नौबत आए भी तो। लेकिन अभी तक तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि इमरान रियाज साहब को कोई नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट थी तो FIA का पहला काम ये था कि इमरान रियाज को नोटिस जारी करते, इमरान रियाज वहां जाते और वहां जाकर बताते कि उनके मुताबिक चार्ज क्या है। दूसरा, इमरान रियाज को इस तरह हिरासत में रखना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सही। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये फैसला ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो उन्होंने FIA को हदायत की थी कि अगर आपके खिलाफ आपके पास किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो आप PFJ को पहले कंसल्ट करें कि जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट क्या है, और जब तक PFJ को आप ऑन बोर्ड नहीं करते उस वक्त तक आप किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का जो एक्ट है इसमें अब सर इस गिरफ्तारी के बाद PFUJ क्या स्टेप लेगी आगे? एहतजाज का भी इरादा रखती है? हमने ये भी देखा कि इससे पहले भी एहतजाज किए जाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से FIA की जानिब से इस तरह का अमल दोहराया गया है। देखें, इसमें हम फुटपाथ पे भी अपनी जद्दोजहद करेंगे और अदालतों में भी जाएंगे कि जो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए FIA ने काम ने जो इमरान रियाज को अगवा किया है, ये सरीहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ हम अदालत में भी जाएंगे और इमरान रियाज को अगर गिरफ्तार किया गया नजायज तौर पर तो उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। सही, लेकिन बात ये आ जाती है अफजल साहब कि आप लोग एहतजाज करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं मीडिया पे, लेकिन फिर भी सहाफ़ियों के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है गिरफ्तारियों का, सच बोलने पे, ये थम के नहीं दे रहा है। वजह क्या? आखिर कैसे रुकेगी तमाम गिरफ्तारियाँ? देखें, ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हम साबका हुकूमत का मसला हो, उससे पहले की हुकूमत हो, तो ये प्रेस फ्रीडम के हवाले से एक माइंड सेट होता है। हुकूमतें बदलती रहती हैं, इक़दाम नहीं बदलते। तो इसलिए जब भी किसी जर्नलिस्ट पे हाथ डाला जाता है तो PFJ उसके साथ खड़ी होती है और प्रेस फ्रीडम के लिए आवाज बुलंद करती है। तो इसलिए इस तरह के अरबों से ना तो कभी जर्नलिस्ट पाकिस्तान के खौफजदा हुए। अफजल साहब, अब क्या आप ये नहीं समझते हैं कि तमाम जितनी भी सहाफती बरादरी है, सहाफती तंजीमें हैं, वो एक पेज पर आएं और कम से कम इस तरह से दोबारा से कोई अमल ना हो, उसको रोकने के लिए कोई मुस्बत इकदाम उठाए जाएं, कोई ठोस इकदाम उठाए जाएं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए, छोटे मोटे आपस के इख्तिलाफात जो है वो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम पर अटैक हो, जब पाकिस्तान में बोलने पर पाबंदी हो, जब जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा हो, तो फिर हमें अपने इख्तिलाफात को एक साइड रख कर प्रेस फ्रीडम के लिए और जर्नलिस्टों के डिफेंस के लिए एक होना पड़ेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया और आगे बढ़ेंगे और अगली खबर शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि जैसे हमने आपको बताया कि रात गए शेख रशीद साहब को भी पुलिस ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद रावलपिंडी से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साबिर वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी बहरिया टाउन में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके मेडिकल चेकअप के बाद थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया था और उनके खिलाफ थाना अपारा इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुकदमा पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर राजा इनायत साहब हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और दर्ज FIR के मतन के मुताबिक शेख रशीद आसिफ अली जरदारी और उनके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त। राशिद साहब, रात को मैंने आपकी ट्वीट्स भी पढ़ी हैं, आपका बयान भी सुना। इस वक्त क्या बता सकते हैं? शेख रशीद साहब अपारा के थाने के अंदर ही मौजूद हैं और रात को क्या कुछ होता रहा? शेख राशिद साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ताहम नाज़रीन आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया और बताया ही जा रहा है कि उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुतज़ाद इतलात थी कि उनको एक तो इतला शुरू में आई कि शायद उनको मोटरवे पे जा रहे थे,
रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। दूसरी इतला ये थी कि उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद साहब का कहना यह है कि जब उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना है कि उनके घर पे सीढ़ी लगा के लोग चढ़े। अच्छा जी, शेख रशीद साहब वापस दोबारा से हमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने। शेख रशीद साहब बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, किस तरह से कल उनको गिरफ्तार किया गया शेख रशीद साहब पर, अब आपका अगला अमल क्या होगा इस पे? F8 कचहरी में उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको आज यहाँ पे पेश करना है। रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये इस्लामाबाद की पुलिस ने एक ऐसी FIR में गिरफ्तार किया जिसपे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने उस नोटिस को कलअदम करार दिया और 6 फरवरी तक शेख रशीद साहब को IG पे इस्लामाबाद को वो पेश हो, उस वक्त तक किसी किस्म की कार्रवाई न की जाए। उस हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद इन्होंने रात के अंधेरे में FIR दी और शेख रशीद अहमद साहब के घर के अंदर 300-400 लोग पुलिस के गए हैं, उनके घरों के दरवाजे तोड़े, उनके मुलाजमीन को जदकोब किया है और फिर उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ से उनकी 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी और उनकी गाड़ियाँ, फिर उनकी 2 क्लाशनकोव वो भी साथ ले गए जो लाइसेंसी थी। अच्छा राशिद साहब, ये भी बताइएगा रात को क्या पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया या फिर इस्लामाबाद पुलिस ने? पुलिस नहीं थी, वो पंजाब पुलिस के दूध के थाना आता है, घर आता है शेख साहब का, लेकिन उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था और ना वारंट गिरफ्तारी थी ना पंजाब की, सारी इस्लामाबाद की पुलिस, यानी कि उनको घर से ही गिरफ्तार किया गया है। रात को ये भी कहा जा रहा था कि एक इतला ये आई थी कि उनको शायद मोटरवे से गिरफ्तार किया गया है और पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद घर के अंदर आराम कर रहे थे। 5 साढ़े 5 बजे वो अपने घर चले गए थे और वो उस वक्त सो रहे थे और सोते हुए उनको जगाया, वहां से गिरफ्तार किया। अच्छा सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इससे पहले क्या इत्तलात थी उनको कि उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा? हमें 1 हफ्ते से इत्तलात थी, 1 हफ्ते से उन्होंने अपना बैग तैयार करके गाड़ी में रखा हुआ था। इन्होंने पहले लाल हवेली के केस में इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की कि वहाँ पे झगड़ा होगा, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं और वो हमें पिंडी हाई कोर्ट से केस जीता, वहाँ पे हमारी मलकियत साबित हुई कि लाल हवेली हमारी मलकियत है। जब वो लाल हवेली के दरवाजे खुले तो उसी दिन हमें पता लग गया था कि इन्होंने कोई कार्रवाई करनी है। फिर उसी दिन ये दरखास्त आ गई और दरखास्त के बाद हमें पूरा यकीन था कि ये किसी न किसी केस में शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करें। सही तो शेख रशीद साहब, अगली आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करेंगे आप लोग? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिलकर एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? अभी तो इनका वारंट क्या नाम है वो लेने आएंगे, उसको क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब को, तो वो हम कोशिश करेंगे हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जज साहब को दिखाएंगे कि ये 6 फरवरी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती और हमें पूरी उम्मीद है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो इन्हें अदालत की दरखास्त जमा करवा दी है, वो भी 9 बजे हमने वहाँ पे, वो भी आज ही की डेट में फिक्स हो जाएगी। हमें पूरी। अच्छा राशिद साहब, अब आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर मौजूद था रात को, क्या पुलिस को यह भी बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से ऑर्डर दे चुकी है और आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तौहीन अदालत आप पे लगेगी? देखें जी, वो SHO को पता था सारा, इस्लामाबाद की पुलिस इंतजामिया को इल्म होता है कि जब हाई कोर्ट से ऑर्डर पास होता फिर मीडिया के ऊपर सारा ऑर्डर चला, उसकी काफी चली और सख्ती से जज साहब ने कहा कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो वो इतने चूचे तो नहीं है इस्लामाबाद वाले, पुलिस को पता था, लेकिन उनको पीछे से ऑर्डर था कि आपने गिरफ्तार करना है और उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और सारी रात उनको वो कभी एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने में, सेक्रेटरीट थाने में उनको रखा हुआ अभी तक और सेक्रेटरीट थाने से किसी वक्त पेट की कचहरी में पेश करेंगे। सही, लेकिन शेख रशीद साहब इल्ज़ाम ये लगाया गया, जो गिरफ्तारी की वजह सामने आ रही है शेख रशीद साहब की, वो ये है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि कत्ल करने की साजिश की गई इमरान खान को। वो तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पोली क्लिनिक अस्पताल के बाहर भी खड़े होकर कह दिया, बिल्कुल, और उन्होंने थाना पारा के बाहर भी खड़े होकर कह दिया। पर हाल इस किस्म की चीजों से FIR तो नहीं बनती ना। तो नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब ने इतनी बड़ी बात की है तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई एविडेंस कुछ तो होगा आप लोगों के पास। कुछ नहीं कह सकता मैं, नहीं, वो अपने बयान की खुद ही तब्दील जब वो करेंगे, बहरहाल वो अपने बयान वो इससे पहले वो कह भी चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम जो इमरान खान साहब का बयान था उसको उन्होंने रिपीट किया था, उन्होंने खुद इल्जाम लगाया था। नहीं, हाँ जी जी बिल्कुल। सर अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो रात को जब कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से तो दरवाजे तोड़े गए और शेख रशीद साहब ने खुद भी बताया कि वहां पर उनके जो मुलाजमीन थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या शेख रशीद साहब को भी तशद्दुद का क्या निशाना बनाया गया? क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछना ये चाह रहा था, गुज़श्ता रात जब कार्रवाई हुई तो क्या शेख रशीद पर तशद्दुद तो नहीं किया गया? नहीं, तशद्दुद ने उनको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया और एक छोटी सी आल्टो कार थी जिसको उनको जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की, जदकोब किया गया, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने
वहाँ पर भी खड़े होकर मीडिया के सामने वो आपको उनके सारे बयान चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और रात को भी उनको बिस्तरा नहीं दिया गया, जमीन पे वो लेटे हैं और कोई ऐसी बात नहीं, सियासत में ये लगा रहता है। लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये इम्तिहान का वक्त है। इम्तिहान के वक्त में अल्लाह ताला शेख रशीद अहमद साहब को सरखरू करेगा, इमरान खान को सरखरू करेगा और इंशाल्लाह ताला इन केसों से बाइज्जत करी होकर शेख रशीद साहब जल्द दावत के वहाँ पे सही। बहुत बहुत शुक्रिया शेख राशिद साहब। शेख रशीद साहब के भतीजे हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से शेख रशीद साहब को रात गए गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं F8 कचहरी। हमारे नुमाइंदे अलीजा वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे शेख रशीद साहब को पेश किया जाएगा। जी अलीजा, बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, या शेख रशीद साहब को पेश कर दिया गया और कब तक पेश कर दिया जाएगा, अभी पेश नहीं किया गया है तो? जी बिल्कुल, मैं अभी आपकी आवाज़ सही तरह सुन नहीं सका, लेकिन मैं अब तक जो यहाँ से सूरत हाल है वो आपको बताता चलूँ। बताया जा रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब को तकरीबन 11:30 बजे जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। और शेख रशीद साहब के जो भांजे हैं शेख राशिद शफीक, वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो शेख रशीद साहब के चाहने वाले पिंडी से कारकुनान भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गए। और रात गए शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, उनको बाद उनको थाना आपारा लाया गया और वहाँ से फिर उनको पॉली क्लिनिक मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद उनको थाना सेक्रेटेरिएट लाया गया। अभी वो थाना सेक्रेटेरिएट मौजूद है और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे उनको यहाँ पर लेके आया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ठीक है। अच्छा अलीजा, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा अब आगे प्रोसेस क्या होता है। एक तो बताइएगा तौहीन अदालत की कार्रवाई वो कैसे स्टार्ट होगी, और दूसरा अभी क्या जमानत के लिए अप्लाई किया जाएगा? जी, जो उनके वकला हैं पंजोता साहब, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई की लाजमी करेंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी करेंगे, जबकि पुलिस जो है इस हवाले से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा करेगी। अब देखना ये है कि जो उनके वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाता है, इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है वो बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन अलीजा, ये बताइएगा कि अभी आपके पास कुछ अपडेट है कि क्या केस बनाया गया है शेख रशीद साहब की? शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान ने जो कहा उन्होंने उसकी तायीद की थी, तो क्या डेफेमेशन का केस बनाया गया है शेख रशीद साहब पे? कुछ आइडिया है आपको, कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखें, जो शेख रशीद साहब पर दफ़ात जो लगाई गई हैं वो 153A है, 120B है और ये सारी दफ़ात जो हैं वो अवाम को बगावत पर उकसाने इश्तिआल अंगेज़ तकारीर के हैं जिसके ऊपर 5 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये जो दफ़ात हैं वो शेख रशीद साहब पर लगाई गई हैं। और जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने जो आसिफ ज़रदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इमरान खान साहब को कत्ल कराने की साजिश में मुलव्विस हैं, उस हवाले से उनके ऊपर ये दफ़ात लगाई गई हैं जिसमें 120A और 153B शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीजा, आपने इस तफसीलन अपडेट किया। और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कुछ देर में 11:30 बजे तकरीबन पेश कर दिया जाएगा शेख रशीद साहब को F8 कचहरी में। और अब इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स भी आ गए थे और इन ऑर्डर्स की सरीहन खिलाफवर्जी की गई और रात को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और देखते हैं होगा क्या। 11:30 बजे तक शेख रशीद साहब को अदालत पेश किया जाएगा। हम गाहे बगाहे आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब जिक्र कर लेते हैं हमारे माशरे के हीरोज़ का। डॉक्टर को माशरे में इज्जत और मुकाम इसीलिए मिलता है क्योंकि उनका पेशा जान बचाना है और इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मसीहाई सुन्नत भी है और इंसानियत की मेराज भी है। हम हमेशा कहते हैं, हमने हमेशा देखा है कि हमारे ये डॉक्टर्स हमेशा हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई साने यहाँ हो, कुछ भी हो, कभी भी कुछ। जैसे कि हम देख सकते हैं पेशावर की मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें 100 से ज़ायद अमवात हुई। हमारे डॉक्टर्स हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं, अपनी जानों की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और पेशावर की मस्जिद में धमाका हुआ, 100 से ज़ायद अमवात हुई हैं और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और शहर में सूरत हाल आज 3 दिन बाद भी नॉर्मल नहीं हुई है और पूरे पेशावर में सोग की फिजा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नोमान शहीद SHO इरफान खान के घर पर मौजूद हैं। नोमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, SHO इरफान खान शहीद के घर पे हम आए हैं और कल स्वयं हो गया था, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जो फातह खानी के लिए लोगों का तांता है वो बंधा हुआ है। और जहाँ तक SHO इरफान खान की बात है तो ये पेशे के लिहाज से उस्ताद थे,
तहम इन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का शौक़ था। वो किस सोच और जज्बे के साथ पुलिस फोर्स का हिस्सा बने, कमीशन के थ्रू वो पुलिस फोर्स में उन्होंने ज्वाइनिंग दी। उनके भाई मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं शहीद भाई के हवाले से। बताइए कि इरफान खान क्यों पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे? जब उन्होंने ज्वाइन कर ली तो उनका जज्बा क्या था, किस जज्बे के तहत वो आए थे? बस जी, वो इरफान खान मेरा भाई था और ख़िदमत का जज्बा उसमें ऐसा मौजूद था कि जब वो स्कूल टीचर था तो टीचिंग में भी आज भी मतलब उसके शागिर्द उनको याद कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा टीचर था और हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाता था। लेकिन बस उसको यानी बाज़ औक़ात ख़िदमत करने में एज़ ए टीचर कुछ ऐसे मुश्किलात हो जाते थे कि यार मैं चाहता हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ कि मेरे पास मतलब इख्तियार ज़्यादा हो और मैं लोगों की खिदमत आसानी से कर सकूं। तो बस इस वजह से भी मतलब उनको पुलिस में आने का शौक़ था। शहादत का भी वो जज्बा रखते थे? बिल्कुल। वो जो जब इस डिपार्टमेंट में आ गए तो ख़तरात उन्होंने काफ़ी देखे, तो बाज़ औक़ात हम उनको कहते थे कि यार ज़रा ख्याल किया करो, एहतियात किया करो, साइड पे रहा करो। तो वो हंस जाता था कि नहीं बस ये तो मतलब मेरी ड्यूटी है और मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी शौक़ से आया हूँ और जो दिन मुकर्रर है वो तो कहीं भी मतलब वो आ सकता है और जो ख़तरे मतलब जब मेरी ज़िंदगी हो तो कोई ख़तरा मतलब मेरे लिए मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। और कई मरतबा मतलब वो ख़तरा उनको पेश आया लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया और इस दफ़ा जो है बस इसमें जो है बस उसका वो ज़िंदगी जो है वो पूरी हो गई। अल्लाह आपको सब्र दे और उनको बुलंद दर्जात अता फ़रमाए। इरफान खान के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके 3 भाई हैं और 5 बच्चे हैं जिनको वो सोगवार छोड़कर गए हैं। उनके एक बेटे का ये जज्बा है कि वो अब आर्मी को ज्वाइन करेगा और जिस तरह उनके वालिद ने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है। बेशक नो डाउट हमारे भी शोहदा हैं, वो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उनकी शहादत के और ख़िदमत के जज्बे को बोल न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से हम सलाम पेश करते हैं। और पेशावर में इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल में भी 57 ज़ख्मी ज़ेरे इलाज है, जिनमें 27 की हालत नाजुक बताई जा रही है और कल ज़ख्मियों से मज़ीद 30 ज़ख्मियों को मज़ीद तिब्बी इमदाद फराहम की गई हैं। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुरीद, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं। इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मरीज़ों की हालात क्या है, ज़ख्मियों की जो शिद्दत है ज़ख्मों की वो क्या है? कि पहले भी सुनने में आया कि इस तरह के धमाकों में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसा बारूदी मवाद होता है जिससे ज़ख्मों को भरने में काफ़ी वक्त लग जाता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूँ ये अफसोस आने पे और उसके बाद दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी शाद मर चुके उसकी कबूल करे और जो ज़ख्मी है हमारे साथ एडमिट है वो जल्द सेहतयाब हो। मैं आपको ये जितने भी पेशेंट LRH में आए, जिस तरह के आपने पूछा कि काफ़ी पेशेंट आए थे, 160 प्लस पेशेंट आए हमारे पास। उसको हमने इनिशियली विदिन 30 आवर जिसको हमने ट्रायाज सिस्टम के थ्रू मैनेज किया। जो ज़्यादा सीरियस थे उसको इमीडिएटली हमने फर्स्ट एड दिया। उसके बाद तकरीबन विदिन 2 आवर जो उसको इमरजेंसी सर्जरी चाहिए थे वो हमने कर दिए। कल और परसों भी हमारे ये सर्जरी रहते थे जो थोड़े से जिस तरह थे कि हम वेट कर सकते थे वो हमने किए। आज भी हमारे कुछ मरीज़ों के तकरीबन 5 मरीज़ आज भी लिस्ट पे है जिसके हम सर्जरी करेंगे। जो इंजरी है उसकी नीयत के बारे में इसमें ये था ना कि ज़्यादातर पेशेंट ऑर्थोपेडिक के पेशेंट थे, हड्डियाँ टूट चुके थे और वो ऊपर से जब शायद वो छत जब गिरा था तो उसकी वजह से वो मसला हुआ था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे शायद कोई आग लग चुका था और बंद के पेशेंट थे कि उसके फेस और ये हाथ और पाँव जल चुके थे।
तो इसी तरह ज्यादा मतलब जिस वक्त आपको इस हादसे का पता चला तो उस वक्त आपका फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन क्या था? कैसे आपने लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, उनको अस्पताल में पहुंचाया गया? उस वक्त की सिचुएशन क्या थी? थोड़ा सा बल्कि थोड़ा चाहूंगा, जब ये धमाका हुआ उस वक्त आप कहां पर मौजूद थे? आप अस्पताल में ही थे? मनाजिर क्या थे अस्पताल के? क्योंकि हमने कुछ तस्वीर भी देखी, जब खून के एहतियात का कहा गया तो बहुत से लोग जो थे वो खून के एहतियात देने वहां पर पहुंच गए थे और एक मिसाल कायम की। हाँ, इस तरह था कि मैं उस वक्त मैं ऑन कॉल था, ऑर्थोपेडिक में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कंसल्टेंट हो, मैं वार्ड में था। अपने वार्ड में हमारे ईयर डिपार्टमेंट से ये तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है हमारा डिपार्टमेंट। तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मिला कि ब्लास्ट हुआ है। मैं फ़ौरन वहाँ से उठा और मैं इमरजेंसी की तरफ गया। मैंने ऑफिस में अपना लैपटॉप और कोट रख दिया, क्योंकि मुझे पहले भी हम इस तरह के इशू फेस कर चुके, ताकि पहले वहाँ पे काम करने में कोई दुश्वारी ना हो। मैं ये समझ रहा था, मुझे पता नहीं था कि कौन सी जगह पे हुआ है। जब मैं ये समझ रहा था कि हम वहाँ पे जाएंगे तो प्रॉपर पहले हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे कि जब पेशेंट आएंगे तो हम किस तरह मैनेज करेंगे। लेकिन जब मैं ट्रामा हॉल में पहुंचा तो वहाँ पे सारे पेशेंट पड़े थे हर एक बेड पे, और सारे लोग आ रहे थे और उसको मैनेज कर रहे थे। तो सारे अटेंडेंट ज़्यादा आए थे। तो विद इन 30 आवर जब मैंने देखा तो हमने, चूँकि वो लगे थे सारे पेशेंट को देख रहे थे, सारे डॉक्टर, ईयर वाले डॉक्टर, सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर, वास्कुलर, थोरेसिक, ट्रामा कंसल्टेंट, जनरल सर्जरी के, और सारे कंसल्टेंट वहाँ पे मौजूद पहुँच गए। 30 मिनट में हमने वो पूरा हाल जब मैंने देखा तो वो हमने पेशेंट को मैनेज करके अपने अपने रेलेवेंट स्पेशलिटी में भेज दिया। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं थिएटर में गया। वहाँ पे हमारे जो सर्जरियाँ होनी थी वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो मैंने तकरीबन ऑर्थोपेडिक के 4 सर्जरियाँ किए, इस तरह वास्कुलर के 2 सर्जरियाँ हुए उसी दिन, पहले दिन पे। और उसके बाद जो बाकी न्यूरो सर्जरी के 4-5 जो क्रेनियाटमी थे, उसका जो हेड टूट चुका था, उसके अंदर खून जमा था दिमाग के अंदर, तो वो उस वक्त हमने किए 6 बजे। अच्छा, या 7 कितने डॉक्टर्स उस दिन मौजूद थे और कितने लोगों की जान आपने बचाई? डॉक्टर तो बेशुमार, क्योंकि यहाँ पे हमारे 150 तक फैकल्टी है, और इस तरह ट्रेनी 1000 तक हमारे जो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर है डिफरेंट स्पेशलिटी के वो है, और नर्सेज हमारे 1200 नर्सेज है। तो वो मेजॉरिटी लोग जो वार्ड में ड्यूटी नहीं थी, मतलब वो सारे पहुंच चुके थे वहाँ पे। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी। और जिंदगी बचाने का मैं जितना कह सकता हूँ, बहुत से मरीजों के वहाँ पे जो आया है ना, हमारे ट्रामा रूम में जो मरीज जिंदा आया है, सांस लेते हुए आया है, वो मरीज हमने बचाया है अल्लाह के फजल से। और वो ये था ना कि हमारे साथ सारे ट्रेन डॉक्टर मौजूद थे। वो फौरन, इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी तो फौरन इंट्यूबेट करते थे, हम आईसीयू में या रेलेवेंट वार्ड में भेजते थे। और इसी तरह जो माइनर सर्जरी थे उसी ट्रामा रूम में हम माइनर सर्जरी करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और हमारे फ्रंट लाइन को हमेशा सलामत रखे। ये डॉक्टर्स ही हैं, ये डॉक्टर्स का पेशा ही है, जिस वक्त ये अपनी डिग्री लेते हुए ओथ उठाते हैं कि ये हमेशा हर मरीज़ की हिफाजत करेंगे। और आप देखें किस तरह से कामरान इन्होंने एक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ ट्रॉमा में, पूरे हॉल में बताने से मरीज भरे हुए थे, क्यों अपने आप में एक सिचुएशन बहुत टिपिकल होती है। जी, बहुत बहुत बड़ा सानिया था, और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं ऑफ कोर्स, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और बहुत से लोगों की जानें बचाई। अब कुछ बात कर लेते हैं उन मुज़ाकरात की जिस पर इस वक्त पाकिस्तान डिपेंडेंट है। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ के मुज़ाकरात में जो कुछ हुआ और आम पाकिस्तानियों के लिए बहुत परेशान कुन है, क्योंकि IMF के हुकूमत को पेट्रोल पर 17% टैक्स समेत मजमूई तौर पर 600 से 800 अरब टैक्स का मुतालबा किया गया है। IMF का टैक्स हदफ 8,300 अरब तक मुकर्रर करने और सेल्स टैक्स की मुराद मरहलावार खत्म करने का भी मुतालबा किया गया है। जबकि अगर टेक्सटाइल की बात की जाए तो टेक्सटाइल के समेत दीगर जो हैं सनतें हैं उन पर भी टैक्स लगाने की बात की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का असर हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि
IMF जो है वो हमारा दुश्मन है, ये हमें अपनी जो चाल है उसमें फंसाकर गुलाम बना लेगा। लेकिन आज जो सूरत हाल है, लग यूं रहा है कि IMF ही हमारा वाहिद निजात दहिंदा है। अगर IMF ना आता तो हम डूब जाते हैं। अब ऐसे में आवाम कंफ्यूज है कि IMF हमारा दोस्त है या फिर हमारा दुश्मन है। देखिए, ये कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप इसको कैसे इसको डिफाइन करेंगे, दोस्त है या दुश्मन है, ये लोगों पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूं कि इंसान को पाकिस्तान को खुद ठीक करना होगा अपने आप को। तो इसके लिए दुनिया में 190 ममालिक हैं जो IMF के मेंबर हैं, उसमें से 12 से 14 ऐसे मुल्क हैं जो हम जैसे निकम्मे हैं, या 20 के करीब होंगे। तो 170 मुल्क किस तरीके से दुनिया में जिंदा है, वो अपने घर को खुद चला रहे हैं। हम क्यों नहीं चला सकते यार? हम एक न्यूक्लियर पावर, मिसाइल पावर वाले मुल्क हैं, 225 मिलियन की आबादी है, हम क्यों नहीं चला सकते? क्या हमने 2004 से 2008 तक नहीं चलाया था पाकिस्तान को? उस वक्त तो हम IMF में तो नहीं थे। बिल्कुल। तो ये हमारी नीयत पे है। दूसरी चीज ये है कि हमारा एक माइंड सेट अब डेवलप हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक जमाने में चीन का हुआ था, कि चीनियों के जहन में यह बात बैठ गई थी कि हम अब तरक्की नहीं कर सकते, वी आर डूम्ड, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो वो थे डेंग सियाओपिंग, जो उनके एक रिफॉर्मर थे 1978 के बाद, जो उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड वगैरह का नारा लगाया और चाइना को जो बदला, तो उससे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने कैसे उस कौम के दिमाग को चेंज किया कि आप जो कौम बिल्कुल एक ये समझ बैठी थी कि अब हम कोई तरक्की नहीं कर सकते, तो ये कैसे आपने उनको, क्या सबसे ज्यादा मुश्किल काम आपको पेश आया? तो उसने कहा था कि लोगों के माइंड सेट को चेंज करना, कि नहीं तुम तरक्की कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था। पूछना चाहूंगा, IMF की जानिब से शराइत लागू की जानी है, इसके जो असरात हैं वो तय है कि इससे तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। अब सारा बोझ जो है एक तबके पर डाल देना, क्या ये दुरुस्त पॉलिसी होगी? और इस वक्त जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ के लिए क्या किया जाना जरूरी है? देखो, रिलीफ के लिए आपकी जेब में पैसे चाहिए जो आपके पास नहीं है, और अगर होंगे भी तो IMF आपको इजाजत नहीं देगा। तो हर सूरत में अवाम जो है ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए कि अभी जो इक़दाम किए गए हैं ना, अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, इसकी जो भी है, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, इसको कहते हैं प्रायर एक्शन। ये जो निगोसिएशन को शुरू करने के लिए जो हमने कॉस्ट पे किया है ना, उसको कहते हैं बयाना। ये हमने बयाना के तौर पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, या तेल की कीमतें बढ़ाई हैं। अब हो सकता है कि बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, हो सकता है कि गैस की कीमत बढ़ाएंगे। चूंकि हमने बयाना दिया है तो ये आए हैं हमारे घर पे। अब इसके बाद जो बातचीत तय हो रही होगी, इसमें फिर आप देखेंगे कि शायद कोई मिनी बजट की बातें हो जाएं, कुछ इसमें एडिशनल टैक्स मेजर की बातें होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हुकूमत जो बजट में फ्लड लेवी भी मुतारिफ करवाने का इरादा रखती है, यानी कि जो फ्लड का पैसा है इस हवाले से लेवी भी आवाम की जेब से ही निकाली जाएगी। क्या हर चीज का बोझ आम आदमी पर डाल देना ही हर चीज का हल है? हुकूमत कोई मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर क्यों नहीं करती है? बिल्कुल सही है यार, मैं तो समझता हूं कि आवाम पर टैक्स के बोझ डालने के बजाय, अगर मैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो और मुझे इख्तियार दिया जाए, मैं यहीं से यही पैसा निकाल दूंगा अखराजात को कट करके, नंबर 1। दूसरी चीज यह है कि जब कौम से आप कुर्बानी मांगे तो सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हुक्मरानों को कुर्बानी देनी चाहिए। सबसे पहले ये 70 से 80 जो मेंबर की जो कैबिनेट है, इसको छोटा करके आप एक इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट बनाए 13 से 14 लोगों की। फिर लोग आपको पीछे आएंगे कि देखो इन्होंने भी कुर्बानी दी है। ये जो वज़रा आपके बाहर दौरे पे फिर रहे होते हैं, इनको रोके, क्योंकि एक एक पैसा इस वक्त हमें जरूरत किया है। हम पैसा नहीं बचाएंगे तो फिर गरीब से भी आप पैसा मांगेंगे तो सड़कों पे होंगे आपके ऊपर, आपको और आपको गालियां देंगे। तो ये पहले खुद भी कुर्बानी देना सीखे, फिर अशफाक हसन साहब आपके वक्त का। और हल सिर्फ एक ही है कि जो कैबिनेट है उसको छोटा किया जाए, जो हमारी एलीट है
वो जो टैक्स नहीं दे रही है उन पे टैक्स लगाया जाए, रादर देन दैट के जो गरीब आदमी है उस पर जो पहले से ही टैक्सों के बोझ के तले दबा हुआ है उस पर मज़ीद टैक्स लगाया जाए। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जो नेक्स्ट सेगमेंट है, ओवर टू यू वर्दा। सो मच कामरान। और अब हमारे सेगमेंट का नाम है हीरो पाकिस्तानी, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हीरो पाकिस्तानी से, जिसमें दो ख़वातीन हैं। और हम जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं आपसे कि ख़वातीन किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे अब नहीं हैं, और ख़ास तौर पर अब तो माएँ भी, मैं कहूँगी, किसी से पीछे नहीं है। बहरीन में होने वाले एक एथलीट चैम्पियनशिप में एक नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया है, और 4 बच्चों की ये वालिदा हैं जिनका नाम है ज़ैनब खान। इन्होंने एक ओपन वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर साथ में हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान, इन्होंने भी मर्दों की कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। और साथ में हमारे साथ हैं अलीशा चन्ना, जिन्होंने अंडर 18 पाकिस्तानी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और ये तीनों हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इस वक्त इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं वहीद खान साहब, अलीशा चन्ना, और हमारी जो एक्चुअल हीरोइन मैं कहूँगी आज की हमारे साथ हैं ज़ैनब खान। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ज़ैनब से स्टार्ट करना चाहूँगी। ज़ैनब, ये बताइए, हम अक्सर कहते हैं, अभी जैसे कामरान ने भी कहा था शुरू में, कि हम औरतों की बात तो छोड़ दें, मर्दों ही एक बच्चे में हालत बुरी हो जाती है, उनके पास कोई दूसरा काम करने की उनको फुर्सत नहीं मिलती, ताकत ख़त्म हो जाती है। माशाल्लाह 4 बच्चों की वालदा होने के बाद आपने गोल्ड मेडल जीता, और 17 साल का ये सफ़र था आपका, कैसे? थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। एक्चुअली मुझे मैं टीन एज से कर रही थी कराटे, भाइयों के साथ मैंने स्टार्ट लिया था, शौक़ था मुझे, भाइयों को देखकर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो ये सिलसिला रुक गया। फिर उसके बाद बच्चों में मैं बिज़ी हो गई, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बीमारियाँ, और मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह चारों जो हैं वो सी सेक्शन से हैं। और अच्छा, और फिर उसके बाद भी माशाल्लाह से आपने प्रैक्टिस जारी रखी थी? मैं करती रहती थी। तो मुझे धचके पे धचका दे चले जा रही है। मेरी बहन कौन सी चक्की का आटा खाती हो? जो सब खाते हैं एक्चुअली। तो फिर छोड़ देती थी मैं, कभी बच्चों की बीमारियों की वजह से, कभी खुद वीकनेस हो जाती थी। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी 5 महीने की थी तो मैंने दोबारा से स्टार्ट लिया। और फिर माशाल्लाह से आपने अचीवमेंट की, अपनी स्टार्ट लिया, लेकिन मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। और अभी रिसेंटली 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके मैंने कोई 17 साल के बाद मुझे कोई पहली अपॉर्चुनिटी मिली है। माय गॉड, 17 साल के बाद आपने 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके माशाल्लाह से गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हैट्स ऑफ टू यू ज़ैनब खान, और हमारी दुआ आगे भी आप ऐसे ही मजीद और गोल्ड मेडल जीती रहे। अलीशा चन्ना, आप बताएं, आप अंडर 18 में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, राइट? तो आप भी प्रैक्टिस करती रहती हैं शुरू से, और कितने अर्से की ट्रेनिंग ली आपने? 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद। और मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, वहीद खान, आपने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, आपने भी वेट लिफ्टिंग में किया है? नहीं, मैंने प्लस कराटे का टूर्नामेंट, कराटे का टूर्नामेंट था, ठीक, क्योंकिशन कराटे का टूर्नामेंट था इंटरनेशनली बहरीन में। उसमें मैंने प्लस 90 kg में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वाओ। और आप भी कितने अर्से से करते आ रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अपने स्कूल लाइफ से करता रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं डिसकंटिन्यू भी रहा हूँ। कभी स्टडीज़ को टाइम दिए, कभी काम को, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज़, अभी रिसेंट फिर मास्टर्स के दौरान बी में कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन फिर जब अपना मास्टर कंप्लीट किया तो उसके बाद इस टूर्नामेंट के लिए मैंने दोबारा ट्रेनिंग कंटिन्यू की। तो आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आप डेफिनेटली इंटरनेशनली जाके आपने किया, तो क्या फ़र्क महसूस किया आप तीनों से? मैं पूछना चाहूँगी, आपसे स्टार्ट करूँगी कि वहाँ पे डेफिनेटली ऑफ कोर्स ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कि हमारे यहाँ उस मेयार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या बहुत ही अभी हमारा मेयार पीछे है वहाँ से? अगर इन टर्म्स ऑफ आप फैसिलिटीज़ पूछे तो वो शोर वहाँ पर ज़्यादा है, यानी वहाँ जो इक्विपमेंट है, वहाँ जो क्लब है, और वहाँ जो एक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अच्छा है। बनस्बत फैसिलिटीज़ को अगर देखें तो वो वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप मेंटोरिंग और कोच को देखें तो वो यहाँ भी उस लेवल का ही है। अच्छा, कोच हमारे उसी लेवल के ही हैं, वही ट्रेनिंग देते हैं। इंटरनेशनली आप अगर फाइटर को तैयार करना चाहते हो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट का इशू आएगा, फैसिलिटीज़ का इशू बिल्कुल है यहाँ पर, और उन चीज़ों में एक लेकनेस है। पर अगर आप फैसिलिटी देखें तो उसमें है, मतलब ये कि वो उनमें आप कहें कि वो वहाँ ज़्यादा है, वो उनका उस चीज़ को लेके बजट अच्छा है और वहाँ के क्लब्स अच्छे हैं। सही, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, नो डाउट। हमारे कोच भी माशाल्लाह इतने बेहतरीन हैं, जब भी हमारे जो चैंपियंस हैं वो वहाँ जाके बाकी और ममालिक के चैंपियंस को पछाड़ देते हैं और गोल्ड मेडल पे नाम करके आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम आपको 3 हीरो से हमारे मिलवा रहे थे जब हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कराटे चैंपियनशिप जीती है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप के कराटे, एक स्पेशल स्टाइल है, वो खेलते हैं और इनकी इनाम मार्शल आर्ट्स एकेडमी इनका नाम है। पाकिस्तान में यही एक एकेडमी है जो ये स्पेशल स्टाइल सिखाती है। स्पेशल स्टाइल क्या कहलाता है? एक्चुअली एकेडमी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और बहुत सारे क्लब्स हैं जो रन कर रहे हैं, स्टाइल को सिखा रहे हैं। इसका नाम है क्यूकिशन काइकान, एक जापानी स्टाइल है। इसका मतलब है सच्चाई पे मबनी माशरा। और इसको 1975 में मेरे फादर इन लॉ सिहान इनामुल्लाह खान ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो पाकिस्तान नेवल SSG's कमांडो को उनके ट्रेनर रहे हैं, उन्हें भी उन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, अज़रबैजान, बहरीन में भी वो ट्रेनिंग करवा चुके हैं। तो अभी आपके हस्बैंड ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब जो है मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉज उसको रन कर रहे हैं। और मेरे फादर इन लॉ के अंडर जो स्टूडेंट्स थे वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो है इस स्टाइल को जो है वो चला रहे हैं। ये स्टाइल कैसे मुख्तलिफ है बाकी दूसरे स्टाइल, जैसे टाइक्वांडो हो गया या और दूसरे की हम बात करते हैं? एक्चुअली फुल बॉडी कॉन्टेक्ट है और इसमें आपको सीवियर इंजरीज भी हो सकती हैं। और हमारी सीवियर इंजरीज एज इन लाइक आपकी बोन भी टूट सकती हैं। ओहो, मसल डैमेज हो जाते हैं आपके, तो इस तरह की होती हैं। अभी ब्रेक में जैसे आप मुझे बता रही थी कि आपकी बोन भी सॉइल हो गई थी, क्या हुआ था उस पे? एक्चुअली वो मेरे ओपोनेंट जो थी, सरप्राइजिंगली मुझे जो है ओपन वेट में लड़ना पड़ा। मैं -60 हूँ और मुझे जब वहाँ ही पता चला कि मुझे ओपन वेट में फ़ाइट करनी है तो मेरी ओपोनेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। फर्स्ट ओपोनेंट तो बहुत जाइंट थी और स्पेनिश थी, वो UAE के क्लब से लड़ रही थी। 120 kg उनका वेट था। सही। तो ज़ाहिर है उनकी पावर ज़्यादा थी बहुत। और उन्होंने मुझे फ़ाइट के दौरान नी शॉट जो है, एक नी जो है उन्होंने उठाकर जो है मेरी अटैक किया मुझे, तो वो मेरी बोन पे लगा। सही। उस वक्त तो मुझे नहीं फील हुआ, वो फाइट चल रही थी और उस वक्त जहन में ये चीज़ नहीं चल रही होती है हमारे। और फिर बाद में पता चला कि कितनी चोट कहाँ आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग इतनी हुई भी होती है कि हम उसको फिर बर्दाश्त कर रहे हो। यानी कि आपको इतनी मार खाने की, ये भी खैर अपना एक शौक है कि मार खाने की आदत होना, उसका भी शौक है। आप बताइए, अभी बता रहे थे कि आपको भी पता चला है कि अभी भी आपकी इंजरीज हैं जब ये फाइट लड़के आए हैं आप लोग। हाँ, उस दौरान फाइट ये होता है कि जब हम फाइट कर लेते हैं तो उस वक्त ये होता है कि हमारा फोकस और जो ज़्यादातर हमारी जहन पे एक जो चीज़ सवार होती है वो फाइट ही होती है कि अगर हमने अगली फ़ाइट अब लड़नी है, फिर अपने फाइटर को जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि अभी ये इससे करके हमारी अगली फ़ाइट है उसको देख रहे होते हैं, या अगले फ़ाइट के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो जो इंजरीज़ होती है अमूमन हमारे पास जो या तो उस पर कोई वहाँ मेडिकल और डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें या तो उन्होंने कोई जेल लगा दिया होता है तो उस टाइम तो वो अमूमन वो चीज़ सुन हो जाती है। हाँ, वो सुन इस तरह होती है कि वो फील हो रहा होता है लेकिन बस वो कर देते हैं। फिर जब फिर वो इंजरीज मजीद सीवियर हो रही होती है, लग रही होती है, मेडिकल स्टाफ होता है वहाँ पे, उनके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। अलीशा, आपका सामना हुआ है इस तरह की इंजरी से या अभी आपको भी शौक है? अभी तो आप स्टार्ट में अंडर 18 में ही लड़ रही हो ना, तो कभी इस तरह का हुआ है आपके साथ भी सामना कि ठीक ठाक मार खाई और फिर मार खाने के बाद उस वक्त जीत के 2 दिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं? ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं हुआ, अभी आगे पता। तो आप भी सेम स्टाइल में फाइट करती हो? इनके साथ ही। अच्छा, आप लोग तीनों एक ही एकेडमी से हैं? जबरदस्त। अच्छा, एकेडमी से हैं। सही। आप बता रहे थे कि इस स्पेशल स्टाइल के लिए कुछ आपको 3 से 4 चीज़ों को फोकस मेन ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको जो 3 चीज़ें मेन चाहिए वो उस पर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। एक आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, दूसरा आपका स्टेमिना है और एक आपकी कंडीशनिंग है, बॉडी कंडीशनिंग है। यानी आप कितनी मार आपको खानी है और उसके लिए आपको बॉडी को प्रिपेयर करना है। फिर स्टेमिना और ये 3 चीज़ें हैं, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये लाजमी चाहिए आपको। जैसे पावर लिफ्टिंग है, वो एक गेम है, अब उस गेम में आपको स्ट्रेंथ ही चाहिए, उस पर आपको मार नहीं खानी। ये ज़्यादा यानी डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक दफ़ा जब नेशनल लड़ रहा था तो उसमें इंजरी हुई थी कि मैं ये जो मेरी बोन है चेस्ट की, हाँ, ये इंजर्ड इतनी हो गई थी मुझे लगा शायद क्रैक की हो गई होगी, पर वो फिर बचत हो गई थी, बच गए थे। तो यानी कि ये वाली फाइट लड़ने के लिए भी आपको ठीक ठाक ट्रेनिंग चाहिए और मार खाने का जज्बा भी होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा इतना होना चाहिए। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी ज़ैनब खान, वहीद खान और अलीशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। और फ्यूचर में आप लोगों के जो प्लान्स हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं फ़ाइट के लिए, तो उसमें भी आप इंशाअल्लाह सुरखरू होकर आए ताकि फिर दोबारा से हम आपको अपने शो पे लेंगे। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। कामरान, ओवर टू यू। वर्दा, अब कुछ बातें ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, बल्कि ख़ास तौर पर उन बच्चों की बात करेंगे जिनके मुंह से दूध तक छीन लिया गया है, क्योंकि अब मिडिल क्लास तो 200 रुपए लीटर दूध खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त
तीन तरह से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। सैलाब के बाद सब्जियों और फलों की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है और दूसरी तरफ महंगाई ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अच्छी मुतवाज़न और मयारी ग़िज़ा का बजट कम करने पर मजबूर कर दिया है। और ग़िज़ाई किल्लत की तीसरी अहम वजह जो है उस हवाले से ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर साहब, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सैलाब ज़दा इलाकों में भी आपने रिलीफ का काम किया है। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं उनकी हालत ज़ार के हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी मुझे लेने के लिए। हालत ज़ार तो पाकिस्तान में बच्चों की बहुत बुरी है न्यूट्रिशन के हवाले से, चाहे वो इवन सैलाबज़दा इलाकों में ना भी हों, वहाँ के ऊपर भी बहुत बुरी है। लेकिन वहाँ के ऊपर ऑफकोर्स ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं लोग, डिस्प्लेस हुए हैं और उनकी नॉर्मल जो बैलेंस फूड है उनको पहले भी नहीं मिल रहा था, अब और भी नहीं मिल रहा। अब तो उनकी बेसिक कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही। तो न्यूट्रिशन ग्रोथ तो डेली बेसिस पे होनी है, मेंटेनेंस भी होनी है। सो अगर उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे तो उस तरह से शायद न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो सकेगी। तो हालत तो बहुत बुरी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिल्क प्रोग्राम भी शुरू किया था। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे जाते हैं उनको आप दूध प्रोवाइड करते थे, इस हवाले से बताइएगा। ऐसा है कि फ्रिजलैंड कैंपीना, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलके एक प्रोग्राम रन किया शेखुपुरा रटक में, जहां के ऊपर 8000 बच्चों को स्कूल में डेली बेसिस के ऊपर 90 स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो कि डीप इनटू विलेजेस, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, वहां के ऊपर दूध दिया गया। उसका जो एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, बट एट द सेम टाइम ये डिटरमिन करना था कि इसके कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोग्राम जो है 100 साल पहले से चल रहे हैं। यूके में 1920s में, 40s में, 1940s में यूएस में, और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर लोगों को दूध बच्चों को दिया जाता है स्कूल के अंदर। 160 मिलियन बच्चे आज के दिन में भी स्कूल में दूध लेंगे। तो ये पायलट किया गया, प्रोग्राम किया गया और उसके नतीजे के अंदर जो है ना सिर्फ बच्चों की न्यूट्रिशन काफी इंप्रूव हुई, उससे उनकी स्कूल अटेंडेंस भी इंप्रूव हुई, उनके जो ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव हुई। सो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा जी ओवरऑल। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब दूध इतना महंगा हो चुका है, आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है, कोई मुतबादल भी है, खास तौर पर अगर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए? देखिए, जो बैलेंस्ड ग़िज़ा है ना जी, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। उसके अंदर जो है वो सीरियल्स भी आती हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें मिल्क भी है, उसके अंदर जो है जो मीट ग्रुप है वो भी है। लेकिन दूध ऐसी ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट है और इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स उसी प्रोपोर्शन में मौजूद हैं जिसमें बच्चों को चाहिए, और ये बायो अवेलेबल भी हैं। ना सिर्फ डाइजेस्ट हो जाते हैं बल्कि बॉडी का हिस्सा भी उसी तरह से बनते हैं। सो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, बैलेंस डाइट है। सो इसलिए दूध जो है महंगा होने के बावजूद भी उसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, पर रुपये के हिसाब से देखें वो कहीं ज्यादा है। सो ऐसे बच्चे जो कि ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हैं, जिनकी डाइट मोनोटोनस होती है, सिर्फ सुबह रोटी खाई, दोपहर को रोटी खाई, शाम को रोटी खाई, तो उनको अगर एक गिलास दूध मिल जाए या आधा गिलास दूध मिल जाए तो उनके एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स जो मोनोटोनस डाइट में डेफिशिएंट होते हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ और मेंटेनेंस इतनी ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं होती है। सो ऑफ कोर्स दूध के न्यूट्रिएंट बाकी चीजों से पूरे किया जा सकते हैं, लेकिन दूध का निमुल बदल उस तरह से है नहीं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे अब सब्जियों के हवाले से पूछना चाहूंगा। एक तो वैसे सब्जियां महंगी ही बहुत हो गई हैं कि आप गोश्त की तरफ जाएं या सब्जी की तरफ जाएं, दोनों बराबर बराबर इस वक्त प्राइस में चल रही हैं। लेकिन सब्जियों के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सब्जियां उगाई भी जा रही हैं वो गंदे पानी में उगाई जा रही हैं। बहुत से हमने केसेस में देखा कि जो नाले का पानी है वो खेतों की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, फिर उस नाले के पानी में सब्जियां उगाई जाती हैं। क्या इस तरह की सब्जियां इंसान के लिए मुज़र सेहत भी हैं? देखिए जी, न्यूट्रिशन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स आज के दिन में मेरी बॉडी को चाहिए वही न्यूट्रिएंट्स उसी प्रोपोर्शन में मिले, ये न्यूट्रिशन पार्ट है। दूसरा सेफ्टी पार्ट है। मुझे खुराक के जरिए न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए क्योंकि मेरे जिस्म के डायरेक्टली अंदर जाना है, तो उसमें जितने कंटेमिनेंट्स ज्यादा होंगे, जितने उसके अंदर जो है वो पैथोजेंस होंगे या उसके अंदर एडल्ट्रेंट होंगे, उतना ही मेरी बॉडी को नुकसान होगा। सो फूड सेफ्टी एक एस्पेक्ट है और न्यूट्रिएंट कंपोजिशन दूसरा एस्पेक्ट है। सो अगर कोई फूड सेफ नहीं है तो वो
कंज्यूमेबल हो ही नहीं सकता। आपने वेजिटेबल्स की बात की, मिसाल के तौर पर मिल्क में अगर अफ्लाटॉक्सिन है तो बजाय वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के उल्टा आपको जो बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से वेजिटेबल्स में भी अगर उसको गंदे पानी में उगाया गया है, वहां पे हैवी मेटल्स हैं, वहां के ऊपर बहुत सारे और कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिन हैं जो कि पानी के जरिए उस फूड में पहुंचेंगे, सब्जी में, और वो जब हम खाएंगे उसके हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे जो कि हमारी बॉडी में नहीं जाने चाहिए। एक तो सब्जियां महंगी बहुत हैं और फिर वो किस हद तक अपनी सेहत के लिए मुज़र हैं ये भी आपको पता नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। नेक्स्ट सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। ओवर टू यू वर्दा। थैंक यू सो मच कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज है थर्सडे और अगर थोड़ा स्क्रीन अभी होगी तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोबारा से आज मौजूद हैं एमोर के प्रोडक्ट्स और इतनी खूबसूरत सी ज्वेलरी। तो आप समझ गए होंगे हमारे साथ आज मौजूद कौन है। जी हमारे साथ आज मौजूद हैं दी साहिर लोधी, हम सबके फेवरेट, आपके फेवरेट, और सब लोग थर्सडे का वेट करते हैं कि कब साहिर भाई के दीदार होंगे और इनकी प्रोडक्ट से वो फायदा उठा सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आते हैं हमारे शो पे चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुद भी आके बहुत खुशी होती है। नाउ यू नो बोल हैज बिकम माय होम, तो वो हर थर्सडे आपसे मुलाकात हो जाती है। दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग। अच्छा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो मैं इकबाल साहब को, मुझे पता नहीं मुझे कैमरे में कौन सा देखना है, ये वाला कैमरा, ये वाला कौन सा? ये वाला। अच्छा दिस वन। तो मैं इकबाल साहब को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इकबाल साहब का थैंक यू सो वेरी मच फॉर शॉपिंग विद अस, और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं हम अमोर की जानिब से फॉर विनिंग द मोटर बाइक्स। सबसे पहले तो यानी कि हम पिछले कई हफ्तों से जो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि शॉपिंग पे आप जो 3,500 की शॉपिंग करेंगे, 4,000 की शॉपिंग करेंगे, आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और फिर आप जीतेंगे मोटर बाइक एमोर की तरफ से एंड प्लस 1 लीटर पेट्रोल कार्ड, 100 लीटर पेट्रोल कार्ड। और इकबाल साहब ने ये विन कर लिया है, तो कांग्रेचुलेशंस इकबाल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। अपनी फैमिली को घुमाइए फिराइए, एंजॉय कीजिए, पेट्रोल की टेंशन ना लें कि वो टेंशन एमोर ने दूर कर दी है। वैसे पेट्रोल वैसे बहुत महंगा हो गया। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ वो इतनी कामयाबी से चला, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसके साथ कुछ और चीजें अटैच करें, जैसे कि मोबाइल फोन्स, जैसे कि ये कहा गया कि हम LED भी लेना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब हम 1 महीने के लिए पूरी कैंपेन चला रहे हैं। 3500 की परचेज और डिलीवरी पे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि जी हमने तो ऑर्डर कर दिया था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 8 to 9% ऐसा होता है कि रिटर्न रेशो होता है, तो आपका एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, परचेज करना बहुत ज़रूरी है। तो 3500 की परचेज पे आज जो है वो हम 3 iPhones, 5 LEDs और 5 मोटर बाइक्स विद 100 लीटर पेट्रोल देने जा रहे हैं। यार यहाँ तो एक बैंग वाला म्यूजिक होना चाहिए। 5 मोटर बाइक्स, 3 iPhones और 5 LEDs जी, और 3,500 के परचेस पे आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। लकी ड्रॉ के अंदर शामिल हो जाएंगे। पूरे महीने के लिए है, तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा आपको जो परचेस करनी है वो एक वक्त में 3500 की परचेस करनी है और आप इस लकी ड्रॉ के अंदर शामिल हो जाएंगे। नथिंग, और दिस इज बेसिकली दीस डेज तो नथिंग। 3,500 कुछ भी नहीं है आजकल, तो मुफ्त ही है। Okay. Thanks to Dar साहब। Yeah. Well, anyway, I'm not going to go there. But I'm just telling you, ऐसा ना मैं घर भी ना जा सकूं। नहीं। अच्छा जी, back to our things कि हम कैसे खरीदें और क्या-क्या चीजें खरीदें। तो आपने सिंपली कॉल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि परफ्यूम्स आर इन। आज हम लोगों ने, मैं ये लम्हे लेके आया हूँ, ये हमारा परफ्यूम है, मैंने उसको निकाला है। एंड वर्दा, try this and please tell me how do you feel? I feel amazing. वाओ, लम्हे। अच्छा, लम्हे, दिस इज लम्हे, और ये आपने जरूर लेना है। वैसे ये 7000 का है, लेकिन अब 7 डेज रह गए हैं और ये आपको 50% ऑफ पे मिल सकता है 3500 का। तो ये आपको मिल सकता है, तो आप अभी ले सकते हैं लम्हे। इसके साथ साथ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट इज स्टोरी। ये स्टोरी है और दिस इज कहानी। और आपने अपनी कहानी कोई बनानी है, आपकी वैलेंटाइंस डे की हो सकती है, बर्थडे की हो सकती है, एनीथिंग। वाओ, you like amazing. it? You like अच्छा, ये कहानी जो है बहुत एक रिफ्रेशिंग सा एहसास देती है आपको। दोनों परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। और आज जब आप लेंगे तो याद रखिएगा कि आप एनरोल हो सकते हैं। अगर आपने 3500 की परचेज की तो आप एनरोल हो सकते हैं और आप जीत सकते हैं 3 iPhone, मतलब 1 iPhone आप जीतेंगे, लेकिन 3 iPhones हमारे पास हैं, 5 LEDs हैं और 5 हमारे पास मोटर बाइक्स हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो ये फेशियल किट है, इसको हमने थोड़ा सा और एनहांस कर दिया है। ये इंटेंसिव ब्राइटनिंग फेशियल किट है एंड दिस इज रियली रियली गुड। और ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके ये जो 6 स्टेप्स हैं ये हमने यहाँ दिए हुए हैं, ये 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इसको भी, जो फेशियल किट है, इसको भी ले सकते हैं। आप अभी ऑर्डर कर
सकते हैं। इट इज रियली रियली गुड। ये लगाते ही आप 40 मिनट के अंदर अंदर 2 शेड्स लाइट जो है वो हो जाते हैं, 2 टोन्स लाइटर आप हो जाएंगे। और ये कितने की है? ये भी मुझे पता है, मैं डिस्काउंट पे लगाऊंगी। ये भी मेरे ख्याल में ह्यूज डिस्काउंट है, 3500 तक की ये भी आपको 3500 की आपको फेशियल किट मिलेगी। जस्ट इमेजिन आप सैलून जाते हैं, कितनी महंगा एक फेशियल करवाते हैं, व्हाइटनिंग फेशियल 12-15 हज़ार से कम का नहीं होता आज की महंगाई के दौर में। और कहाँ 3500 में बिल्कुल, और ये 8 से 10 फेशियल्स कर सकते हैं। अमेजिंग। और साथ में क्या पता आईफोन और मोटर बाइक और वो तो मिल ही सकती है आपको। अच्छा जी, ये हमारा हेयर सोल्यूशन है और मैं इस पे बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता हूँ। मैजिकल हेयर सोल्यूशन बाय साहिर लोधी एंड मोर। इट इज। अच्छा, ये हाउ टू यूज भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर हाउ टू यूज भी दिया हुआ है इस तरह से। ये इसका कार्ड है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और साथ साथ जब मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पर आपको 1 अदद शैम्पू मिलता है, 1 अदद हेयर ऑयल मिलता है और 1 अदद हेयर सीरम मिलता है। एंड इट इज रियली 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 गुड। अमेजिंग। इट वर्क्स। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। इट वर्क्स। और ये आप अभी ले सकते हैं, वैसे ये 4700 का है, लेकिन आज आप अगर लेते हैं तो ये मेरे ख्याल में 4000 का है और इस पर डिलीवरी फ्री है। तो आप ये अभी ले सकते हैं, अभी परचेज कर सकते हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और जो आपके पुराने गए हुए बाल हैं वो भी वापस आ जाएंगे। आपके बालों में एक नई जान आ जाएगी और आपके बालों में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप खुद ये डिफरेंस महसूस करेंगे लगाने के बाद 3 से 4 दफा। देखिए, सबसे पहले तो उस पर लिखा है ना हेयर लॉस सोल्यूशन, जो आपके बाल जा चुके हैं वो वापस आएंगे। अच्छा देखिए, 95% लोगों में ये काम करता है, 5% में काम नहीं करेगा तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, में कोई भी डिफिशिएंसी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ साथ अक्सर लोग कहते हैं कि सर भाई आप ऐसे फिट कैसे रहते हैं? मुझे पता नहीं मैं फिट हूं या नहीं हूं, लेकिन माशाल्लाह परफेक्टली फिट हैं और माशाल्लाह सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी और सब कुछ मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैं बहुत फख्र से कह रहा हूं। आप राजा से कंफर्म कर सकते हैं, मेरे घर में कोई वीडियो कैमरा लगा लें, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। रात को बता रहा हूं, मैं रात को तकरीबन 4 अदद वो जो रोल्स होते हैं क्रीम रोल्स वो लेता हूं। लिटरली आई एम नॉट किडिंग। एंड आई ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज स्वीट। और मुझे जाहिर है खजूरें खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं वो बहुत इस्तेमाल करता हूँ। साथ साथ कोई भी मीठा जो मुझे मिल जाए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक प्रॉपर मील होता है मेरा जो रात का होता है। शाम के वक्त कचौरियाँ होती हैं, दोपहर के वक्त हमारा 9 कोर्स पूरा लंच होता है। नहीं, एंड देन अभी ब्रेकफास्ट होता है। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज, आई लव ईटिंग, आई लव फूड। बट उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं और सब कुछ खाना चाहते हैं और डाइट भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपको हमारा ये अमोर का कर्व इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 कैप्सूल, 1 कैप्सूल आपको लेना है, ओनली 1 कैप्सूल। इसकी शर्त सिर्फ 2 हैं। पहली शर्त यह है कि 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है, वो हर सूरत के अंदर आपने पीना है। और दूसरी शर्त जो है वो बड़ी जबरदस्त है कि आपने जितना भी खाना खाना है वो थोड़े थोड़े पोर्शंस के अंदर खाना है। अगर आप सपोज कचौरियां खा रहे हैं, आलू सब खा लें आप, 1 कचौरी, 1.5 कचौरी, 2 कचौरी खा सकते हैं, नो इश्यूज। बिरयानी की आधी प्लेट या पूरी प्लेट एक खा सकते हैं, पूरी प्लेट भी खा सकते हैं, पूरी प्लेट खा सकते हैं बिरयानी की। एक डब्बा इधर डाल दीजिए, थैंक यू सो मच। मैं खाना पीना नहीं रोक सकती। इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। इट रियली वर्क्स। जरूर इस्तेमाल करूंगी और आई एम डेफिनेटली श्योर ये काम करेगा, बिकॉज अमोर के तमाम प्रोडक्ट्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अमेजिंग रिजल्ट्स। और तमाम प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में बोलूं कि सिर्फ ये अच्छा है। सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, चाहे वो सिरम हो, चाहे वो आपका नो मेकअप लुक हो। मुझे ये बताइए, आपने हमारी बेस इस्तेमाल की है? ऑफ कोर्स की है, मैंने अभी भी की हुई है आपकी, बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत लाइट बेस यूज करती हूँ। कहीं स्पेशली बाहर जाने के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हैं तो बेहतरीन। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर ना ये तमाम की तमाम चीजें लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। इसमें एक बीबी क्रीम शामिल है, एक हमारा टिंट शामिल है और एक हमारा ग्लो सीरम शामिल है। दिस इज रियली गुड। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आपने ग्लो सीरम लगाना है, उसके बाद आपने क्रीम लगा लेनी है, बीबी क्रीम लगानी है, उसके बाद टिंट हमारे पास 2 पिंक और रेड के अंदर दस्तयाब है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नो मेकअप लुक और ये 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल क्विकली, आपको झटपट मेकअप, नो मेकअप लुक, आपको कोई पता भी नहीं चला कि आपने मेकअप किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं और मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि आपने बहुत सारे फेस वॉशेस लिए होंगे, लेकिन एक फेस वॉश हमारा इस्तेमाल कीजिए। और उसके साथ साथ मैं, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये हमारा सन ब्लॉक है। आज से ज्यादा सन ब्लॉक की जरूरत इससे पहले आपको कभी भी नहीं थी, बिकॉज अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद सर्दियों में सन ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए, सर्दियों में भी लगाना चाहिए, हर सूरत के अंदर, इवन घर के अंदर भी लगाना चाहिए। तो ये आपको मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जिसके अंदर एक सन ब्लॉक है और एक हमारा अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है। ये आपकी स्किन के लिए काफी होगा। इट्स रियली रियली गुड। आप इस फेस वॉश से अपना मुंह धोइए, सन ब्लॉक लगाइए एंड गो आउट। ये आपको मॉइस्चराइज भी रखेगा, मॉइस्चराइज को लॉक भी करता है। और सबसे बड़ी बात ये, अब ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है, ये लगाते ही आपको इंस्टेंटली अपने कलर के अंदर चेंज फील होगा। आप रिफ्रेश करेंगे, आप ग्लो करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। और इसके साथ आप ये जो हमारा
सन ब्लॉक है और ये सन ब्लॉक जेल है, कोई वाइट रेजिड्यू नहीं है इसका, लगाते ही खत्म हो जाता है। अच्छा, आपको सन ब्लॉक की जरूरत हमेशा होती है, हम हमेशा कहते हैं कि जी आप चूल्हे के पास हैं तो भी सन ब्लॉक लगाएं, आप बहुत ज्यादा हैवी लाइट्स में जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ शोज पे बैठने तो भी हमें सन ब्लॉक की जरूरत होती है। अच्छा मतलब सर्दियों के मौसम में झाइयाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। आई कैन गारंटी यू दिस कि आपने अगर पिगमेंटेशन की कोई दवा इस्तेमाल की है तो एक बार हमारा पिगमा लाइट भी इस्तेमाल करके देखिए। वर्दा किराए गिव दिस टू यू, मैं आप ये मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया है, आप इसका टेक्सचर देखिए और मुझे फिर बताइए। अच्छा ये क्या काम करता है, ये आपके अंदर स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन को वन टोन कर देता है, आपको स्पॉट फ्री कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, ये तकरीबन 3 से 4 महीने लेगा, ऐसा नहीं हो सकता इमीडिएटली। अच्छा पिगमेंटेशन जो अगर बहुत डीप रूटेड है तो फिर आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अच्छा वो भी हमारे पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जो इस वक्त लियाकत नेशनल में भी होती हैं और आखान में भी होती हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले, लगाने से पहले, खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। इसका नाम है पिग्मा लाइट एंड दिस इज रियली रियली गुड। आप बताइए आपको कैसा लगा? नो डाउट, अच्छा ये अब्सॉर्ब भी हो रहा है आपकी स्किन के अंदर फौरन। अच्छा दूसरी बात है कि ड्राइनेस भी फील नहीं हो रही है और आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर रहा है, और न सिर्फ स्मूथ करेगा बल्कि आप देखेंगे आपको स्पॉट फ्री कर देगा, आपकी वन टोन हो जाएगी। तो आपने कहा ना कि आपको कुछ ऐसा वेट करना, थोड़ा सा वेट करा, थोड़ा सा वेट। अच्छा इसके साथ साथ हमारे पास एक आजकल सर्दियों का मौसम है और दुनिया के अंदर जो बेतहाशा यूज होती है वो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है। दिस इज रियली रियली गुड, ये B5 के साथ है एंड इट्स अमेजिंग। इसका टेक्सचर मैं वर्दा को चेक करवाना चाहता हूँ, स्मेल वर्दा आप मुझे बताइएगा, बिकॉज ये इसकी जबरदस्त तरीन बेस्ट शेप के अंदर मौजूद है और आप देख ड्रॉप ही इसका काफी है, 1 ड्रॉप इज इनफ। और ये देखिए 1 से 2 ड्रॉप आप लगाइए, आपका फेस यहाँ से यहाँ तक आप एक बार लगाइए। हाइलोरोनिक सीरम इसके बड़े फवाइद हैं, आप अमेजिंग रिजल्ट, कितनी अच्छी है इसकी। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया में जितने फैशन आइकॉन्स हैं, जितने मॉडल्स हैं, वो आजकल हाइलोरोनिक सीरम को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, कह भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। पूरा हॉलीवुड लगाता है, पूरा बॉलीवुड लगाता है, आई एम श्योर हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग लगाता है, आई एम श्योर। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखिए एंड इट इज रियली रियल। उनको बोलिए जी मुझे हाइलोरोनिक सीरम चाहिए या हाई ग्लो कर लें, कुछ भी हाई ग्लो आप नाम दे दीजिए बिकॉज ईजियर है। मैं भी हाइलोरोनिक बोल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से सीखा मैंने ये हाइलोरोनिक कहना, तो आप हाई ग्लो कहते हैं कि मुझे हाई ग्लो सीरम B5 के साथ दे दें एंड दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा सब पे डिस्काउंट्स हैं, ह्यूज डिस्काउंट्स हैं, आप अभी कॉल कर सकते हैं। 3500 की अगर आप परचेस करेंगे तो आप शामिल हो जाएंगे कुरानदाजी में, जिसमें हमारे पास 3 आईफोन्स हैं, 14 Pro Max, 14 Pro Max, यस, और इसके साथ साथ 5 मोटर बाइक्स हैं और 5 LEDs हैं। अमेजिंग, अभी फोन उठाइए, कॉल कीजिए, वेबसाइट भी आपके पास सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अच्छा साथ में हमें ये इयररिंग्स भी फ्री मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। हाँ ये सबसे बड़ी बात है, अभी फौरन डायल करना शुरू कर दीजिए बिकॉज 4000 की परचेस पे आपको ये इयररिंग्स फ्री मिलेंगे एब्सोल्युटली। ये मतलब इयररिंग्स आपको फ्री कोई भी आपको बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। ये आप 4000 की परचेस पे और 5000 की अगर आप परचेस करते हैं तो आपको ये डर्मा रोलर आप ये दिखा सकते हैं, और डर्मा रोलर और गॉशन स्टोन है, ये पूरा सेट आपको मिलेगा इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री 4000 की परचेस पे, या फिर ये डर्मा रोलर आपको 5000 की परचेज पे मिलेगा। जो आपको इयररिंग्स हैं वो 4000 की परचेज पे फ्री मिल रहे हैं, 5000 पे ये अमोर का डर्मा रोलर है, और सॉरी ये डर्मा रोलर अमोर का है, और अमोर का ये जो गॉशन स्टोन, और ये आपको जेड रोलर मिलेगा, और ये मार्बल है, ये प्लास्टिक या स्टोन वो नहीं है, तो इसका खास ख्याल रखिएगा। ज्वेलरी आपको कोई भी फ्री मिल सकती है और इस ज्वेलरी के लिए आप लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और फिर उसके बाद आपको अनाउंसमेंट के जरिए पता चल जाएगा कौन जीता है। एंड थैंक यू सो मच साहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। आपके परफ्यूम्स के लिए, फ्रेग्रेंसेस के लिए आप लोग अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग अभी फोन उठाइए, ऑर्डर कीजिए और शामिल हो जाइए लकी ड्रॉ में, जहां पे आप जीत सकते हैं आईफोन। आपके 3 आईफोन्स हैं, 5 मोटर बाइक्स हैं, 5 LEDs हैं, तो ऑर्डर नाउ सिर्फ 3500 की परचेज पे आपका अंदाजे में शामिल हो सकते हैं। आपको मिल रहा है 4000 की परचेज पे फ्री ज्वेलरी है और 5000 की परचेज पे फ्री आपको जेड या फिर आपको डर्मा रोलर फ्री मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाइए ब्रेक पे और ब्रेक में जाके फोन ऑर्डर कीजिए, और मीनवाइल मैं भी देखती हूँ कि मुझे क्या परचेज करना है ताकि मैं भी लकी ड्रॉ में शामिल हो जाऊँ आईफोन के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब मुलाकात करवाएंगे आपकी एक और हीरो से। बिल्कुल ऐसा ही है, और कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला कोई एक नेमत आपसे ले लेता है तो आपको इसके बदले और बहुत सी नेमतें दे देता है। बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो
बॉडी बिल्डिंग में जो है अपना सानी नहीं है। 2016 में उन्होंने मिस्टर कराची जीता, 2016 में ही मिस्टर सिंध का टाइटल भी अपने नाम किया और फिर 6 साल बाद 2022 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। मिस्टर पाकिस्तान तक का सफर उन्होंने तय किया है। इन 6 सालों में मिस्टर कराची से मिस्टर पाकिस्तान तक का सफर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सुबह सुबह आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा अपने सफर के बारे में कि 6 साल का आपका मिस्टर कराची से मिस्टर पाकिस्तान तक का सफर कैसा रहा, कितनी मुश्किलात सामने आई? देखें, कोई सा भी सफ़र और मुश्किलातें तो होती हैं लाजमी, और हम जैसों के लिए ज़्यादा होती हैं नॉर्मल के बानिस्बत। अब ये है कि जब मिस्टर कराची बना, मिस्टर सिंध बना, बड़ी मुश्किलों से बना। ये भी मैं ये नहीं कि फ़ौरन बन गया, क्योंकि मुकाबले कराते नहीं है डिसेबल के, ये लोग नहीं कराते। तो एक फेडरेशन ने डिसेबल के मुकाबले कराए, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसमें खेलने गया। तो मैंने मिस्टर कराची भी विन किया, मिस्टर सिंध भी विन किया। उसके बाद थोड़ा गैप आ गया, थोड़ी प्रॉब्लम थी कैश की वगैरह की, इस वजह से। तो राशिद साहब, आपको बीच में मैं रोक के यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपने डिसेबिलिटी की बात की, तो माशाल्लाह से आपको देख के लग नहीं रहा है किस तरह का आप, मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को भी ताकि पता चले। देखें, मैं पोलियो में हूँ। मेरे को पोलियो है। पोलियो ने आपकी लातों को अटैक किया? राइट हैंड टांग। ओके। और इसके बावजूद आप बॉडी बिल्डिंग करते रहे? जी हाँ। ये बचपन से शौक था आपको क्या? नहीं, पहले वालिद साहब ने इसमें सपोर्ट दी, क्योंकि गिर जाता था। पोलियो वाले को खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बंदा नए कारोबार में आता है ना और गिर के टूट जाता है, तो यही कंडीशन मेरे साथ थी। लेकिन मैं क्रिकेट खेलता रहा, अपने आप को एक्टिव करता रहा। फिर उसके बाद जो है मैं वालिद साहब ने जोर दिया कि एक्सरसाइज करो, वरना मोहताजी किसी काम की नहीं, कौन तुम्हें संभालेगा। हालांकि आप फील नहीं होता, आप जब आ रहे थे तो कोई बंदा आपको जज नहीं कर पाएगा कि आपकी राइट आंग जो है उसमें मैंने भी इसीलिए ही पूछा क्योंकि पता नहीं चल रहा और हम इस तरह की स्टोरी शेयर करते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए ये बात। ये मेरा चेकअप भी हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला है डिसेबल का मेरे को। अच्छा जी। अभी मिस्टर पाकिस्तान खेला है मैंने, उसमें विन किया। अच्छा, मिस्टर पाकिस्तान जो है उसमें बाकी जो लोग थे वो डिसेबल नहीं थे, वो अच्छा सब ओके कैटेगरी में था। क्योंकि अगर देखें, बात सुने, नॉर्मल सी बात है कि डिसेबल को अगर आप बोले ना कि ये फिट क्लासेस में आप खेलें, तो वो मना नहीं करेगा, वो फौरन बोलेगा मैं खेलूंगा सर, मुझे चांस मिल रहा है। और अगर फिट बंदे को आप बोलें कि डिसेबल हो जाओ और फिर डिसेबल के साथ खेलो, तो उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी। वो कहेगा नहीं भाई ये क्या चीज़ है, पता नहीं डिसेबल को क्या। देखें, डिसेबल पोलियो से भी हो सकता है, फालिज से भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, तो हम उसको नकारा तो नहीं कर सकते ना, नॉर्मल सी बात है। तो डिसेबल जितने भी लड़के हैं, मैं यही चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें, उनके वालिदैन उनको सपोर्ट दें, क्योंकि मेन चीज़ है घर से आपको सपोर्ट मिलेगी, आप आगे बिल्कुल एक्यूरेट जाते रहेंगे। जब घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। राशिद साहब, एक्सरसाइज के बारे में बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपके वालिद साहब ने आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके गए और जिसकी वजह से आप में ये स्ट्रेंथ आई और माशाल्लाह आपको देख के लग नहीं रहा, तो कितना शुरू में मुश्किलात पेश आई? कोई स्पेशल ट्रेनर थे आपके? नहीं, मेरा कोई ट्रेनर नहीं था। मेरे कराची में आके आमिरुल्लाह खान से मैंने ट्रेनिंग ली है, और पहले मैं खुद करता रहा। जिमों में जाता था ना तो मजाक बनता था मेरा, हैवी वेट लगवाते थे, मैं गिर जाता था, तो फिर दुख भी होता था, फिर वो जिम छोड़ देता था, मैं दूसरे जिम चला जाता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं करता रहा, कई जिम मैंने चेंज किए, करता रहा। बॉडी बिल्डिंग का वैसे आपको शौक था शुरू से, या कैसे आपका रुझान कैसे आया इस तरफ? ये मेरा रुझान आया वालिद साहब की एक्सरसाइज की वजह से। वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि एक्सरसाइज मस्ट है, वर्जिश लाजमी करें आप। वो करते करते फिर जब मैं आगे वाले को देखता था, नहीं यार ऐसा बनना है, फिर उससे आगे वाले को, नहीं यार ऐसा बनना है, करते फिर मुकाबले होते थे, उधर जाता था, देखता था लड़कों को, तो किसी का बाजू 16 इंच, किसी का 17 इंच, तो हम बहुत उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे कि यार एक तस्वीर खिंचवा लें, तो कहते थे हाँ, आज हम 20 इंच लेके बैठे हुए अल्लाह के हुक्म से। तो डाइट का कितना ख्याल किया? और क्योंकि आप देखें, अब आपने बॉडी बिल्डिंग जो यूजुअली तौर पे इसको एक साइड की चीज़ रखा जाता है, बतौर प्रोफेशन देखा नहीं जाता है, तो इसके लिए आप पे कितना खर्चा आया और इसको कैसे मोटिवेट किया आपने कि आपने काम के साथ साथ इसको भी, अपने पैशन को भी जारी रखना है? प्राइवेट जॉब करता रहा मैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए, और इसके बाद जो है मैं ये डाइट का जो है, एक तो चिकन, बॉयल अंडे, ये बहुत महंगा कॉस्टली पड़ जाता है, फ़िश वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले के जाते जाते मेरे को झटका बहुत बुरा लगा। वो ऐसा लगा कि बिल्कुल तैयारी थी, फेडरेशन ने बोला 17 का मुकाबला है आपका, जुलाई का, तैयारी करें। 2 महीने पहले उन्होंने बता दी, मैंने तैयारी शुरू कर दी। वालदा को बोला भाई मेरी तैयारी है, वो कहती है नहीं खेल, मैं पैसे दे दूंगी, तू ट्रॉफी कहीं और से ले लेना। किसी ने स्पॉन्सर किया आपको? नहीं, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। और जब इन्होंने बोला 29 की डेट है, तो मैंने वालदा को बोला 29 की डेट है। वो झटका ये लगा कि 17 को मेरी वालदा की डेथ हो गई।
तो मैं टूट गया था बिल्कुल हर तरीके से। ठीक। फिर ये फेडरेशन वाले आए, इन्होंने कहा नहीं आप लड़ें, आप खेलें ये प्रोग्राम, आपने वालदा को भी बोला है तो आप खेलें। फिर मैंने उस 10-12 दिन के अंदर 6-6, 8-8 घंटे एक्सरसाइज की। आप ये नहीं कहें कि डिसेबल की एक्सरसाइज अलग है, सेम एक्सरसाइज है। जो आपका फिट बंदा करेगा वही आपका डिसेबल करेगा, जो आपका फिट एक्सरसाइज डाइट करेगा वही आपका डिसेबल डाइट करेगा, हर चीज सेम है। लेकिन फिर भी ये लोग डिसेबल को पीछे रखते हैं। आप देखें ना, मॉडल फिजिक्स की क्लास है, मास्टर क्लास है 50 साल से ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जीन्स क्लास है, हर तरीके की क्लास है, लेकिन डिसेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, राशिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ हम टेक्नोलॉजी के हवाले से ही बात करना चाहेंगे। कराची में अगर देखा जाए जगह जगह सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो हमें नजर आते हैं। गली मोहल्ले में सॉफ्टवेयर हाउसेज खुले हैं और इसी से वाबस्ता अफराद जो हैं वो अच्छा मुआवजा भी कमा रहे हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो गुज़श्ता साल $3 अरब जो हैं वो IT एक्सपोर्ट में पाकिस्तान ने कमाए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि 6000 कंपनियां और 50 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं ये इनमें शामिल थे। एनी हाउ, अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो वो एशिया की सिलिकॉन वैली कहते हैं। वैसे अगर सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो वो तो कैलिफोर्निया में है और वहाँ पे सारे गूगल, आपकी बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी हब हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। बट पाकिस्तान को भी बहुत जरूरत है, IMF पाकिस्तान में मौजूद है। और कराची की अगर बात करें तो कराची किस तरह से एशिया में अपने आप को सिलिकॉन वैली बनवा सकता है, सॉफ्टवेयर हाउसेज को क्या मॉडल अपनाना होगा ताकि ये मौके हम पाकिस्तानियों को भी फराहम की जाए। सर मजीद बात करेंगे। सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर मुदस्सिर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि एशिया की सिलिकॉन वैली का एजाज इस वक्त पड़ोसी मुल्क के पास है, यानी कि इंडिया के पास है, और उन्होंने IT सेक्टर में काम किया और अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट का इस वक्त क्या स्टेटस है और इसमें कितना पोटेंशियल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे आपने अभी नंबर्स कोट किए, अभी लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हैज एक्सपोर्टेड अबाउट 3.5 बिलियन, लेकिन it sounds like a good number. अगर basically we grown 47% in last 3 years, right? So year on year हमारी बहुत ज़्यादा growth आ रही है। As you said, तकरीबन 6000 से ज़्यादा software houses हैं पाकिस्तान में, 50 से कराची में खाली there's like 50 big software houses, so that's growing as well, and there's a lot of people getting educated in that as well. लेकिन अगर इसको देखा जाए तो we still only 1% of the total GDP of the country, right? So from that perspective, बहुत ज़्यादा potential है not just freelance economy is actually in the software industry कि we should grow at least 4 to 5% of the GDP, because हमारे पास young लोग बहुत हैं, education बढ़ रही है, तो इसमें काफी जो है potential है for young people। आपसे मुदस्सिर साहब ये भी पूछना चाहूंगा, हुकूमत जो है वो क्या कोई किरदार अदा कर रही है और किस तरह का क्या किरदार अदा कर सकती है हुकूमत? देखिए, अब लास्ट ईयर PTI की जो हुकूमत थी उन्होंने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था इसके उन्होंने कुछ टैक्स की मराहत दी थी। अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने जो है वो मराहत वापस ले ली है। इस वक्त अगर आपने किसी भी शोबे को तरक्की देनी है और उसको एक्सपोर्ट का आगे जाना है, जैसे टेक्सटाइल में मराहत दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को भी देनी पड़े। ठीक है, अब वो टैक्स में हो, वो चाहे कि आप उनको फंड प्रोवाइड करें एजुकेशन के लिए, आप फंड प्रोवाइड करें जी, आप कैसे उनको मजीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो गिग बेस्ड है, फ्रीलांस बेस्ड है। क्योंकि फ्रीलांस इकोनॉमी को अगर आप देखा जाए तो हम वी आर 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ आफ्टर इंडिया, बांग्लादेश एंड USA, राइट। एंड इस फ्रीलांस माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। हमें जो है अपनी लोकल इन्वेस्टमेंट, अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके लिए गवर्नमेंट को जो है रोल प्ले करना पड़ेगा। आपने अभी शुरू में आपका शो सुन रहा था, आपने बात करी कि जी गंदे पानी से सब्जी उग रही है, एक मसला है। ठीक है, अब उस मसले का टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर सर्च करा जाए, अगर गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट करे तो स्पेशली इन इंडिया लॉट ऑफ IT कंपनीज है, उनको काफ़ी टैक्स मराहत हैं, उनको जगह फ्री दी जाती है, उनको एजुकेशन के पैसे दिए जाते हैं, तो दैट्स समथिंग दे नीड टू लुक एट। अच्छा, अब एक और चीज़ मुदस्सिर साहब से पूछना चाहूँगा, जो लोग यंग लोग हैं जो कि अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके पास तालीम है, तो वो क्या करें कि वो कम से कम, अगर हम IT की बात करें तो IT में वो आगे आ सकें? बहुत अच्छा सवाल है, और आपने जो इसको जवाब देने के लिए मुझे आपने जो शुरू में बात करी थी, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको कहा जाता है एशियन की सिलिकॉन वैली, और उसमें खाली एक बेसिकली सिटी को कहा जाता है, वो है बेंगलुरु। तो इसको जवाब देने के लिए थोड़ी सी स्टैट्स मैं आपको दूंगा बेंगलोर की, ठीक है, और ताकि सो यू कैन कोरिलेट विद द एग्जांपल। बेंगलोर इज लास्ट ईयर 2022 $7.5 बिलियन इन्वेस्ट हुए उनके पास, ठीक है। 300 स्टार्टअप्स उन्होंने ब्रांड खड़े किए हैं
और जो बड़े ब्रांड खड़े किए हैं वो बेसिकली लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे क्रिएटिंग एक्सटर्नल, तो उसमें जैसे फ्लिपकार्ट आता है जो कि अमेजोन है लोकल का, अन अकेडमी है जो एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्रेड है जो फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सो है जो कि बेसिकली स्मॉल बिजनेस पे काम कर रहा है। तो कह रहे कि मेरा इसमें मकसद ये है कि अगर जो यंग लोगों को काम करना है कि ये अपना फ्रीलांस मार्केट से निकलना पड़ेगा कि जी आप जब फ्रीलांस काम करते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट मीन्स यू आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू, ठीक है। और उसका थोड़ा सा मसला क्या है, जो हमारी जो लोकल एजुकेशन है, नहीं 20 से 30 हजार ग्रेजुएट्स निकलना आईटी के, उनको अनफॉर्चुनेटली कोडिंग तो उनको सिखाई जाती है, उनको पाइथन आती है, उनको HTML आती है, उनको जावा आती है, उनको PHP आती है, लेकिन उनको ये नहीं समझाया जाता कि आपने जो है इसको ठीक बिजनेस पे कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। मौसम की बात करेंगे, कुछ वर्दा के पास ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम के हवाले से। वर्दा, ओवर टू यू। थैंक यू कामरान। हम अपने व्यूवर्स को कुछ अपडेट देते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि आज जुमेरात के रोज़ बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। आप देख सकते हैं हल्के फुल्के बादल भी आपको पंजाब साइड पे नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऊपर लाहौर के एरिया में, और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी रहने की पेशगोई की गई है। कराची वालों को ठंडी हवाओं का सामना रहेगा, लेकिन अब दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे से सर्दी की शिद्दत मुसलसल कम होती चली जा रही है और शहर की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करने का इम्कान है, जबकि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 रहेगा, कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि आज पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब चलते हैं कामरान की तरफ। तो नाजरीन, वक्त है आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट बोल्ड प्रेडिक्शंस का, और सबसे बढ़कर ये कि आपकी पसंदीदा सितारा शनास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसा शाह। बहुत शुक्रिया उनसा आपके वक्त का। उनसा, गिरफ्तारियां भी हम देख रहे हैं, वो भी अमल में आना शुरू हो गई हैं। कुछ आपसे मुल्क की सियासत के हवाले से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए सियासत में माहौल जो है वो मौसम के बरखिलाफ गर्म देख रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल सियासत के हवाले से मैं भी बात करना चाहूँगी, और मैंने अपनी पिछली प्रेडिक्शंस में भी कहा था कि 2023 भी सियासी हवाले से जो है वो बड़ा चैलेंजिंग ईयर होगा। और कार्ड भी जो आज की एनर्जी नजर आ रही है, द चैरियट का कार्ड है, और द चैरियट का कार्ड ये अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मामलात जो हैं वो चलते रहेंगे। यानी कि चैलेंजेस मुझे कम या ख़त्म होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली जो है वो पंजाब साइड में द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो हालात जो हैं वो साजगार नजर नहीं आ रहे मुझे। फ्यूचर में भी बहुत कश्मकश रहेगी, इनके लड़ाई झगड़े फड्डे पॉलिटिकल इशू। इंतखाबात आगे देख रही हैं? वैसे आगे इंतखाबात भी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, तो इन तमाम सूरत हाल में क्या इंतखाबात नहीं होंगे फिर? जी, इंतखाबात तो देखिए मैंने कहा था कि होंगे, और जो है वो जल्द अनाउंस भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में इंतखाबात की डेट अनाउंस हो जाएगी। सही। उनसे बताइएगा मरियम नवाज साहिबा के बारे में, कल बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने खिताब किया था, लेकिन बहुत से उन्हीं के पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, उनको अपना लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं। तो मरियम नवाज का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? क्या मुस्लिम लीग नून की प्रॉपर लीडर बन पाएंगी, सामने उभरेंगी? प्रॉपर लीडर तो मुझे देखिए, लीडर तो वो अपने आप को समझती हैं, समझने में और एक्सेप्टेंस में बहुत फर्क है ना। उनसे नाराज है बहुत से लोग, उनके इस्तीफा दे दिया जी है। बिल्कुल बिल्कुल। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और वो अपने आप को लीडर समझती हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा जो भी फैसले करने चाहिए पार्टी से रिलेटेड या अपनी जो है पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से, जो भी इनको डिसीजंस लेने चाहिए वो दिमाग से लेने चाहिए। इंटेलिजेंट है वो, लेकिन वो मुझे लगता है कि कभी बहुत जज्बात में आकर फैसले कर लेती हैं। तो अगर उनको अपना पॉलिटिकल कैरियर आगे जो है वो कंटिन्यू करना है, तो बहुत सोच समझ के अपने फैसले लेने चाहिए। अगर फैसले
किसी से मशवरा भी करती हैं, तो देखें कि कौन उनके साथ लॉयल है, सिंसियरिटी देख के वो करें। ठीक है, इमरान खान के हवाले से पूछ लेते हैं कि वो खान साहब के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनके नाम पे लाल लाइन लग चुकी है, क्या ऐसा है या फिर आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें खान साहब का सितारा जो है वो मजीद ऊपर चढ़ेगा? जी बिल्कुल, कार्ड देखिए द स्ट्रेंथ का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को गिव अप नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सिंसियर हैं, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने अवाम के साथ या अपने लोगों के साथ बहुत सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं, और पॉलिटिक्स में इतनी सिंसियरिटी शायद जो है वो हजम नहीं होती, उनको भारी पड़ रही है इसलिए। अच्छा, उनसे ये बताइएगा, IMF के हवाले सवाल करना चाहूंगी। IMF का तीसरा रोज है, आज भी जो है वो मीटिंग्स जारी हैं। महंगाई का तूफान फिर आवाम का इंतजार कर रहा है, आवाम के ऊपर गिरेगा एक और बम। आगे आपको क्या लग रहा है कि मजीद हम महंगाई के दलदल तले दबते चले जाएंगे? अच्छा, ओके, आपकी माइक से आवाज नहीं आ रही है। उनसा यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, आगे इसके असरात आम आदमी भी आप कैसे देख रही हैं और मुज़ाकरात कामयाब फिर होते हुए देख रही हैं? IMF के तो बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बड़ी सैड एनर्जी है, और ये अभी तो IMF वाले अपने जो है वो अपनी कंडीशंस रख रहे हैं, अपनी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो मुझे लगता है हुकूमत बहुत रिग्रेट करेगी, बहुत पछताएगी उनके साथ जो है वो। लेकिन ये कि मजबूरी है, द डेविल की एनर्जी है, और कंट्रोल में है, अवाम भी कंट्रोल में है, पाकिस्तान भी कंट्रोल में है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कंट्रोल में है, तो IMF से छुटकारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अवाम बहुत सफर करती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमी और महंगाई जो है वो 2023 में अभी तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं, आप जून के बाद देखिएगा पाकिस्तान की महंगाई कितनी पीक पर जाएगी। तो अवाम तो चक्की में पीसती हुई नजर आ रही है, और जो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल हैं या जो हाई क्लास के लोग हैं उनको तो शायद इतना, एलीट क्लास को इतना फर्क नहीं पड़ा, जो आम आवाम है, लोअर तबका है, मिडिल क्लास है, वो सफर करेंगे महंगाई से। उनसे कब तक आपको आवाम के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? जैसे आपने पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि अगस्त के बाद हमारे मुल्क के मौशी हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगस्त के बाद आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, वरना हमेशा जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली तो इतने कोई अच्छे नहीं है कोई। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो आएगी, बेहतरी तो आएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि महंगाई जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे कारोबारी अफराद हैं या बिजनेस करते हैं या रोजगार के मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। उनसा आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। राशिद मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, लास्ट कुछ टाइम है, एक तो हमें पोलियो के हवाले से बताइएगा हमारे नाजरीन की आगाही के लिए, और साथ साथ आप पाकिस्तानी हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पोलियो जो है ना, ये एक ऐसा वायरस है जो बॉडी में जो जगह वीक होती है, विटामिन वीक होता है, उसको हिट करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जो 100 चल रहा था 45 पे 20 पे आ जाता है, तो उसको ब्लड सही नहीं मिलता, वो जगह वीक होनी शुरू हो जाती है बॉडी की। ये पोलियो। अब गवर्नमेंट जो है वो पोलियो को आगे से ख़त्म करिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो बचा है, बाकी बैग से सब खत्म हो रहा है, तो आप ड्रॉपर दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो पोलियो में आ चुके हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगर एक फैमिली के 7 मेंबर है, बाप ही पोलियो में या फालिज में, तो अपनी औलाद को कैसे पालेगा? यही मैं पूछना चाह रहा था, हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। कम से कम गवर्नमेंट ये करे कि कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा छोटी सी जगह जिम वगैरह खोले जिधर हम पोलियो के लड़कों को, फालिज के बंदों को एक्सरसाइज करा सके, उनको उनके बलबूते पे खड़ा होने की हिम्मत आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राशिद साहब। इन द एंड हमें जो मॉरल आपकी स्टोरी से मिलता है वो यही है कि आप हिम्मत ना हारें, एक्सरसाइज करें, कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, बहुत ज़रूरी है। आप देखें जब पोलियो जैसे मर्ज में राशिद साहब एक्सरसाइज करके इतना फिट हो सकते हैं, तो हम एक्सरसाइज करें तो कितना हम फिट हो सकते हैं। और मैं आखिर में एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम वालिदैन से कि बराए मेहरबानी पोलियो के खतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाइए। 2 बूंद आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शो का वक्त होता है खत्म। मुझे कामरान को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।